अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। नॉवेल का जनर है एज डिफरेंस, रूड हीरो, कजिन मैरिज और कॉन्फिडेंट हीरोइन और बहुत ही शानदार सा आफ्टर मैरिज बेस्ड नॉवेल है। नॉवेल की स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि नॉवेल में हीरोइन की एज हीरो से ज़्यादा है, लाइक हीरोइन बड़ी है और हीरो छोटा है। कैसे वो शादी के लिए मानता है और क्या क्या फिर हालात आते हैं और फिर कैसे कैसे वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। इसके लिए आप लोगों को नॉवेल पढ़ना होगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। अगर नॉवेल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने कमेंट में रिव्यूज़ भी दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है आज मैं अपना सर किसी दीवार से दे मारूंगा। साद को फ़ोन किए वो अपने दुखड़े सुनाने लगा था। हुआ क्या है? साद बेड पर नीम दराज लेटा उसके रोने सुन रहा था। मैं तुझे बता रहा हूँ मैं आज अपना सर कहीं मार बैठूंगा। असल बात बताने के बजाय वो कोई और ही लंतरानियाँ कर रहा था। पहले मुंह से फूट के हुआ क्या है, मैं फिर बताऊंगा तुझे कि दीवार पर सर मारना चाहिए या लोहे के सरिये पे। शायद उसके रोने की किसी खातिर में नहीं लाया था। ये सब सुनने से पहले मेरा दिमाग क्यों नहीं फट गया। फिर वही राग अलापने लगा था। मेरी जान, वो तो मैं कुछ देर बाद आकर फोड़ दूंगा। बताता है पूरी बात या फ़ोन बंद करूं? साद कोफ्त ज़दा लहजे में बोला था। यार अम्मी कह रही हैं उन्होंने मेरी बात रादिया के साथ पक्की कर दी है। साद के धमकने पर वो असल टॉपिक के जानिब आया था। क्या? साद अपनी जगह पर उठकर बैठ गया था। जी अब बताओ, क्या ये मरने के मुकाम है या नहीं? वाहिब ने जताने वाले अंदाज में कहा था। मैं कल तुम्हारी तरफ आता हूँ, फिर बात करते हैं। साद भी उलझ गया था। अब बात का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अम्मी और अब्बू दोनों से अपने तौर पर बात कर ली है, मगर दोनों मेरी एक भी मानने को तैयार नहीं हैं। वाहिब ने ठंडी सांस भरते हुए कहा था। इनके मुताबिक मैं भी शहाब भाई के नक्शे कदम पर ही चलूँगा। अब अगर उन्होंने किसी गोरी से शादी कर ली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि मुझे इस रादिया मैडम से नत्थी करने पर तुल गए हैं? वो कोफ्त ज़दा सा रादिया के बारे में बोल रहा था। यार देखा जाए तो वो बुरी कहीं से नहीं है, मगर सिर्फ उम्र का थोड़ा बहुत फ़र्क है। साद जानता था कि समी और ज़ेबा बहुत सख्त गिर माँ बाप थे। कुछ अपने बड़े बेटे के बाहर जाकर अपनी पसंद से शादी करने के बिना पर वो और भी सख्त मिजाज हो गए थे। अब उनकी सारी उम्मीदों का मरकज़ वाहिब ही था। थोड़ा फ़र्क साद की बात पर वो घुटी घुटी आवाज़ में चीखा था। यार मेरा मतलब है। साद से बात बनानी मुश्किल हो गई थी। 5 साल का फ़र्क है, तुझे थोड़ा लगता है? मैं उसे बाकी बड़ी उम्रों की कजिन्स की तरह ही रिस्पेक्ट देता हूँ। 5 साल वो बड़ी है मुझसे। 2 साल तक होते तो चल जाता, मगर 5 साल। उसका गम कम होने में ही नहीं आ रहा था। यार लोग 10 साल बड़ी उम्र की औरतों से शादी कर लेते हैं, तेरे से तो 5 साल हजम नहीं हो रहे। साद ने एक बार फिर उसे तसल्ली देना चाही थी। तू जल्दी पर तेल छिड़क दे बस, खुदा हाफिज। साद को हमदर्दी ना करते देखकर वाहिब चिढ़ गया था। गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया था। साद पेशानी मसल कर रह गया था। उसका वावेला गलत नहीं था। अगर वो खुद को उसकी जगह रखता, इंसान अपनी शरीका हयात अपने से बहुत छोटी ना सही मगर कुछ तो छोटी की ख्वाहिश करता है, या कम अज़ कम हम उम्र तो हो। अगले दिन उसके घर जाने का इरादा करते साद लाइटें बंद करके लेट गया। अगले दिन साद वाहिब के घर मौजूद था। साद और वाहिब बचपन के दोस्त थे। अब दोनों का ये हाल था कि वो एक दूसरे के घर के ही फ़र्द शुमार होते थे। साद वाहिब के घर बेधड़क चला जाता था और वाहिब साद के घर। साद वाहिब की फैमिली, उसके कज़न सबसे वाकिफ़ था और वाहिब साद के सारे ख़ानदान से। तुम समझाओ इसे कुछ, ज़ेबा ने वाहिब को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा था। जिस वक्त साद उनके घर आया था, वाहिब, ज़ेबा और समी लॉन्च में ही बैठे वाहिब के रिश्ते पर बहस कर रहे थे। मुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, समझने की ज़रूरत आप लोगों को है, वो सर्द लहजे में बोला था, मगर लहजे में बेअदब नहीं था। क्या गज़ब आ गया है ऐसा? अच्छी भली बच्ची है। समी ने नागवारी से उसे मुसलसल इनकार पर देखा था। जी बच्ची भली है, मगर आप लोगों को अप्रोच ठीक नहीं है। अगर उसकी बड़ी बहन को हमसे धोखा मिला है, शहाब ने उसकी बहन को मंगनी के नाम पर लटकाए रखा और शादी किसी गोरी से कर ली, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो झुंझलाया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब आप शहाब के किए का कफ़ारा अदा करने के चक्कर में कर रहे हैं, ये सोच समझे बिना कि फ़रहा तो शहाब से 4 साल छोटी थी, जबकि रादिया मुझसे 5 साल बड़ी है। कुछ तो जोड़ मिलाते। यकीन करें मैं कभी मना नहीं करता, मगर आप सिर्फ शहाब की गलती को धोने के चक्कर में एक बेजोड़ रिश्ता बनाने जाते हैं। वो थके हुए अंदाज में बोला था। साथ तुम बताओ, वो कोई उससे बड़ी लगती है? अरे इतनी कामनी सी तो है। तुम बिल्कुल, बल्कि इससे 10 साल बड़ी ही लगती होगे। ज़ेबा ने वाहिब
की कसरती जिस्म और लंबे कद को देखते हुए साद को बीच में घसीटा था। वाहिब, आंटी गलत नहीं कह रही हैं। साद की बात पर उसने हैरत से मुंह खोले अपने जिगरी दोस्त को देखा था, जो बजाय उसकी माँ बाप को समझाने के उल्टा उसे समझा रहा था। हैरत अब गुस्से और अफसोस में बदल चुकी थी। मैं आप सबको बता रहा हूँ, मैं निकाह वाले दिन घर से भाग जाऊँगा। अब की बार वो धमकी आमेज लहजे में बोला था। टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी, समी गुर्राए थे। तोड़ दें, अच्छा है, लंगड़े से शादी करने से वो खुद ही इनकार कर देगी। वाहिब ने हाथ झाड़े थे। अच्छा तो चल मेरे साथ। साथ समी को गुस्से को बहुत अच्छे से जानते थे। कोई पता नहीं था कि निकाह वाले दिन के बजाय आज ही वाहिब की टांगें तोड़ देते। तो तू अपने घर जा, आया बड़ा मेरी हमदर्दी करने। वाहिब ने हाथ जोड़े थे। बिल्कुल ही बदतहजीब हो गया है ये। मरो तुम भी शहाब की तरह मेरी तरफ से, जहाँ मर्जी मुंह मारो। समी उसके इस अंदाज पर सेक पा हो गए थे, गुस्से से दहाड़े थे। साद ने ज़बरदस्ती उसे बाजू से पकड़कर उठाया था और घसीटते के से अंदाज में सीढ़ियों तक ले आया था। वाहिब उससे हाथ छुड़ाता हुआ धप धप करके सीढ़ियाँ चढ़ गया था। तुम जाओ, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। कल रात से इसने भूख हड़ताल की हुई है। ज़ेबा ने साद को मजीद इत्तला दी थी और किचन की तरफ बढ़ गई थी। साद भी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ के उसके कमरे में आया था। वाहिब, इस तरह हठधर्मी और गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा खुद को ठंडा रखो। साद बुरा फंसा था। उसने समझाना तो उसे माँ बाप की नज़र में बुरा बनता, और अब जब समझा रहा था तो वाहिब की नज़र में बुरा बन रहा था। कैसे ठंडा रखूं खुद को? तुम बताओ, ये ठंडा रहने वाला वक्त है? ऐसे तो आजकल लड़कियों के साथ कोई नहीं करता। उसने भी पूछा जाता है, रजामंदी ली जाती है और फिर जाकर रिश्ते की बात चलती है, और मैं लड़कियों से भी गया गुजरा हूँ। वाहिब का सदमा कम होने में ही नहीं आ रहा था। कमरे में मौजूद कॉफ़ी टेबल के करीब लेदर की कुर्सी पर बैठे वो शदीद गमज़दा सा लग रहा था। कुछ हल निकालते हैं, तुम यूं दिल छोटा मत करो। दूसरी कुर्सी पर साथ बैठ गया था। अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि मैं इस वक्त घर से गायब हो जाऊं, वो इंतकामी सोच रखते हुए था। यार तू सब्र तो कर, एक ख्याल आया है मेरे जहन में, लेकिन तू ठंडा होकर सोचेगा तो बताऊंगा। साद ने थोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा था। एक हाथ वाहिब की बाजू पर धरा था। बताओ, वो बेजार लहजे में बोला था। ऐसे नहीं, दिमाग ठंडा रख, साद ने फिर से कहा था। अब क्या फ्रीज़र में जाकर बैठ जाऊँ या बर्फ़ सर पर रख लूँ, ठंडा ही है, वो कोफ्त भरे लहजे में बोला था। साद का कहकहा बुलंद हुआ था। अच्छा सॉरी। वाहिब के घूरने पर वो बामुश्किल अपने कहकहे को रोक पाया था। तुम रादिया से तो बात करके देखो, शायद वो भी अपने घर वालों की वजह से मजबूर हो। साद की बात पर वो चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ा था, और अगर उसने अब्बू को बता दिया तो फिर जो निकाह चंद दिन बाद होना है ना, वो कल ही हो जाएगा। कुछ सोच विचार के बाद वाहिब ने उसका आइडिया रद्द किया था। यार तुम मिल लो उससे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ फ़ोन पर बात करो। साद फिर से अपनी बात पर जोर दिया था। वैसे लास्ट टाइम तुम कब मिले थे उससे? साद की बात पर उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे मुंह में कोई कड़वी गोली आ गई हो। तू ऐसे कह रहा है जैसे मैं तो दिन रात उसके साथ डेटे मारता था। साद की बात का रुख वो किसी और ही जानिब ले गया था। अरे यार, इतना सड़ा हुआ ना बन। मेरा कहने का मतलब है कि मैं भी अभी सिर्फ उसे फरहा की बहन की हैसियत से जानता हूँ। मुझे उसकी शख्सियत के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, मगर तू फैमिली में आता जाता है तो तुझे अंदाज़ा होगा कि वो डब्बू सी लड़की है या फिर गालिब होने वाली है। साद ने खुलकर बात की थी। नहीं, इतनी कोई डब्बू नहीं है, बाएतमाद है। वैसे भी खुद जॉब करती है और फरहा तो उससे छोटी है। 2 बार उसकी मंगनी भी ख़त्म हो चुकी है। वजह क्या है हमें नहीं मालूम। अब की बार वाहिब ने कुछ तहम्मुल से जवाब दिया था। और अगर ये लोग फरहा की वजह से मुझसे रादिया की शादी करवा रहे हैं तो उसकी तो शादी भी हो चुकी है और वो खुश है। शायद इसीलिए शहाब भाई बेहतर नहीं थे, मगर मेरी घर वाले इस अंदाज में सोचें तो तब है ना। वो एक बार फिर चढ़ा था। तुम बहरहाल उससे मिलकर बात करो, उसकी राय पता करो। अगर वो बातमाद है तो यकीनन तुम्हारी इस रिश्ते के लिए नापसंदीदगी देकर इनकार कर देगी, मुझे उम्मीद है। साद के मशवरे पर उसने लम्हा भर उसकी जानिब देखा था। जैसे कह रहा हो, मरवाएगा तो नहीं। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। वाहिब ने हामी भर ली थी। उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि रमज़ान से पहले निकाह और रुखसती तय हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे अपने लिए हाथ पाँव मारने के लिए। साद के मशवरे पर अमल करते हुए उसने अगले दिन रादिया का नंबर डायल किया था। शुमुई किस्मत, दूसरी बेल पर ही उसने फ़ोन पिक भी कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम। निहायत ही महज़िब अंदाज में उसने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, मैं वाहिब बात कर रहा हूँ। ना चाहते हुए भी ना जाने वो क्यों घबराया था। जी मुझे पता है, आपका नंबर पिछले 7-8 साल से आपके ही नाम से सेफ है। रादिया का ठंडा थार लहजा था वाहिब को जज्बस कर गया।
इन सब के पास एक दूसरे के नंबर्स मौजूद थे, लिहाजा घबराहट में अपना नाम बताकर उसने अनाही बेवकूफ़ी का सबूत दिया था। मुझे पता है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और इसके लिए मुझे कहीं बाहर मिलना है। वाहिब खौफज़दा लहजे में असल बात की जानिब आया था। रादिया ने कुछ चौंक कर मोबाइल कान से हटाकर ऐसे मोबाइल को देखा जैसे मोबाइल से उसकी तस्वीर नज़र आ रही हो। मिलने की कोई ख़ास वजह? उसके सवाल पर वो चिढ़ा था। हाँ, आपसे स्टॉक एक्सचेंज की अबतरी के मुतालिक बात करनी है। वाहिब की बात पर वो होले से मुस्कुराई थी। इतनी सीर हासिल गुफ्तगू आप मेरे घर आकर भी कर सकते हैं। कुछ वजह तो उसे समझ आ गई थी, मगर जानकर उसे चिढ़ा रही थी। इतनी बच्ची नहीं आप कि मेरे और अपने मुतालिक हमारे घरों में गर्दिश करने वाली खबरों से अनजान हो। इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। वाहिब उसकी और अपनी शादी के अल्फाज ज़बान पर नहीं लाना चाहता था, इसीलिए एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। उसके मुतालिक हमारे पेरेंट्स बात कर चुके हैं, मुझे मज़ीद कोई बात नहीं करनी है। पता नहीं क्यों, मगर वाहिब के लहजे से उसे शक हो गया था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं लग रहा है। खुश तो वो भी नहीं थी। अपने से 5 साल छोटे लड़के से शादी करना उसके लिए खुश होने का मुकाम नहीं था। मगर मुझे करनी है और आप ही से बात करनी है। वो निकाह वाले दिन मैं ये वरना निकाह वाले दिन मैं क्या कुछ कर जाऊंगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। अब की बार उसने साफ साफ लफ्ज़ों में जो कहा था। रादिया चंद पल फ़क्र चेहरा लिए सुनती रही थी। तो बेहतर है आप कल मुझसे मिल लें। जगह और वक्त का ताउन आप खुद कर लें, मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा। और ये कल के ही दिन में होना चाहिए। रात का सर्द लहजा रादिया को बेहद खला था। उसकी अगली बात सुनने बिना वाहिब ने फ़ोन बंद कर दिया था। कुछ सोचकर उसने एक रेस्टोरेंट का नाम उसे सेंड किया था, जो उसके और वाहिब के घर के दरमियान में ही पड़ता था। ये वही जानती थी कि लड़की होकर भी उसने इस रिश्ते के ना होने के लिए कितना वावेला किया था, मगर उसकी कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए अब वो खामोश हो गई थी। माँ बाप ने रोकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर ही लिया था। ये नहीं था कि वो कोई बुद्धू किस्म की लड़की थी। उसकी अपनी एक बुटीक थी जो वो बहुत कामयाबी से चला रही थी। अपना खाती कमाती थी, मगर शादी के फ़ैसले पर वो मुकम्मल तौर पर माँ बाप पर ही डिपेंड करती थी। अब एक बार अपनी पसंद से एक लड़के से मंगनी हुई थी, मगर वो मंगनी तोड़कर कहीं और निकल गया था। दूसरी बार माँ बाप की मर्ज़ी से की, वो भी टूट गई थी और अब फिर वो इस बंधन में बंध रही थी। मगर अब की बार उन्होंने मंगनी के बजाय डायरेक्ट शादी को तरजीह दी थी। न जाने उसकी किस्मत ऐसी क्यों थी। हालांकि किसी चीज़ की कमी नहीं थी इसमें, अच्छा कद काट, प्यारी शक्ल सूरत, मगर किस्मत अच्छी नहीं थी। अपनी से बड़ी बहन की मंगनी कभी वाहिब की भी कहीं भाई से हुई थी, मगर वो बाहर जाकर शादी कर चुका था। उसका अजाला करने के लिए अब उसके माँ बाप छोटे बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। रादिया को वहीद के साथ होने वाली इस ज्यादती से कोई खुशी नहीं हुई थी। वो उसे हमेशा एक छोटे भाई और दोस्त की तरह ही ट्रीट करती थी, मगर वो भी मजबूर थी। जानती थी जहाँ कहीं बात चली गई कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएगी। सम्मी और ज़ेबा इसको हर हाल में अपनाने को तैयार थे, इसीलिए उसके माँ बाप ने भी मुतमईन और कुछ मजबूर होकर उसकी बात वाहिब के साथ तय कर दी थी। अगले दिन वो दोनों रादिया के मुकर्रर करदा रेस्टोरेंट में एक दूसरे के रूबरू बैठे हुए थे। वाहिब ने नज़रों को बार बार बावर करवाया कि जो सामने है वो 5 साल बड़ी है, मगर दिल था कि रादिया की भोली सी मनमोहनी सूरत को देखकर उसकी मानने से इनकारी था। रादिया खामोशी से उसे नज़रअंदाज किए हुए इधर उधर लोगों को देखने में मसरूफ़ थी, जैसे वो आई ही यहाँ इस काम पर है। वाहिब को अपना नज़रअंदाज किए जाना खल रहा था। आखिर उसका गला खंगारना पड़ा था। रादिया ने एक अचटती निगाह उस पर डाली थी। देखें, आपका और मेरा किसी भी तरह मैच नहीं बनता है। ज़रूरी नहीं है कि माजी में भाई ने जो किया है उसका कफ़ारा अदा करने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। वाहिब दोनों हाथ टेबल पर रखे हुए उंगलियां आपस में फंसाते हुए सोच सोच कर बोल रहा था। गाहे बगाहे निगाहें उठाकर उसके बेपरवाह चेहरे पर भी डाल देता था। फिर वाहिब के रुकते ही वो ऐसे बोली जैसे वो उसे कोई खबर या कहानी सुना रहा है। वाहिब ने अब की बार तनी हुई नज़रें उसके होकीज़ जैसे एटीट्यूड पर डाली थी। फिर का क्या मतलब है? वो कड़क लहजे में बोला था। ये सब आपके ख़यालात हैं, जबकि मेरे ख़यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मेरे लिए मेरे माँ बाप की ज़ुबान और मर्ज़ी से बढ़कर कुछ नहीं है। रादिया के कताअत भरे लहजे में कहकर उसका इनकार करने का हर जवाज़ रद्द कर दिया था और अपने लहजे का बावर करवाया कि वो उसके साथ नहीं देगी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किससे मेरी शादी करवाते हैं, वो चाहे आप हो या कोई और। आपको कोई मसला है तो अपने पेरेंट्स को इनकार करें, मुझे ये सब सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो फिर से बेलचक लहजे में उसकी आखिरी उम्मीद को भी रोनते हुए बोली थी। आप बड़ी हैं मुझसे।
आप दो नहीं पूरे 5 साल। आप बड़ी हैं मुझसे, 1-2 नहीं पूरे 5 साल। सोचें लोग क्या कहेंगे। वाहिब ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहा था। इसी आशना में वेटर उनके करीब मेन्यू कार्ड रखने आया था। सुनो भाई, राधिया ने एकदम से वेटर को मुखातिब किया था। जी मैम। वो मुअद्दिब होकर खड़ा हो गया था। हम दोनों में से तुम्हें कौन बड़ा और कौन छोटा लगता है? जिस संजीदगी से उसने सवाल किया था, वेटर तो वेटर, वाहिब उसकी जुर्रत पर भौचक्का रह गया था। क्या बकवास है ये? वाहिब की एकदम ही आहिस्ता आवाज़ में गुर्राया था। नहीं, पूछने में हर्ज नहीं है, वो कंधे उचकाकर बड़े आराम से बोली थी। जाओ यार आप, उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। वाहिब ने दांत किचकिचाकर उसकी मासूम सूरत को देखा था। वेटर बेचारा परेशान सूरत लिए वापस चला गया था। क्या हरकत थी ये? अब वो गुस्से से एक नज़र जाते हुए वेटर और एक नज़र राधिया पर डालकर बोला था, जो पुरसुकून चेहरा लिए कंधे उचकाकर उसकी जानिब देखने लगी थी। आप ही ने तो कहा था कि लोग क्या कहेंगे। मैंने सोचा आज ही ये मामला भी क्लियर कर लेंगे। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? मज़े से वाहिब के छक्के छुड़ाते वो मासूमियत भरे लहजे में बोली थी। वाहिब को उसकी ये खुद एतमादी इंतहाई ख़तरनाक लगी थी। मैं आपको एक नॉर्मल रिश्ता नहीं दे पाऊंगा। अब की बार वो ठंडी सांस भरकर अपने असाब को नॉर्मल रखते हुए बोला था। नहीं तो कुछ देर पहले राधिया की हरकत पर उसके असाब शदीद तन चुके थे। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। राधिया का लहजा उसे अजीब सा लगा था। तो फिर बेहतर नहीं है कि इस रिश्ते को बनने ही नहीं दिया जाए। उसने फिर से राधिया को ट्रैप करने की कोशिश की थी। जिस तरह आप अपने पेरेंट्स के आगे मजबूर हैं, मैं भी इतनी ही या शायद उससे भी ज़्यादा मजबूर हूँ। और अदरवाइज़ आप ऐसे कोई टॉम क्रूज़ नहीं हैं कि मैं आपसे शादी के लिए मरी जाऊं। अब की बार राधिया ने उसे आईना दिखाया था। उसकी बात पर वाहिब के नखोश फिर से तन गए थे। मैं बिल्कुल भी आपको खुश नहीं रखूंगा। अब उसने राधिया को डराना चाहा था। मैं अपनी खुशी को भी कभी लोगों से मुंसलिक करती भी नहीं। मेरी हर खुशी का मरकज़ मेरी अपनी ज़ात होती है। मुझे दूसरों से कभी खुद को खुश रखने की ख्वाहिश नहीं रही। उसने फिर से बेलचक लहजे में कहा था। वाओ, हीरोइन तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। ये शादी करके आप बहुत पछताएंगी, वो फिर से धमकी आमेज लहजे में बोला था। वो इस्तज़ाइया अंदाज में ऐसे हंसी जैसे उससे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। वो गुस्से से अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर तनपन करता हुआ रेस्टोरेंट से निकलकर खड़ा हुआ था और फिर वाहिब का हर एहतजाज दम तोड़ गया। मगर अब उसके अंदर एक इंतकाम की आग भड़क चुकी थी। किसी और से तो नहीं, हाँ वो राधिया से इंतकाम ज़रूर लेना चाहता था। क्या था अगर वो ज़रा सा उसका साथ दे देती। जब दोनों को ही एक दूसरे का साथ मंजूर ना होता तो उनके वालिदैन खुद ही कुछ और सोचते। मगर उसने जिस तरह वाहिब को हरी झंडी दिखाई थी, वो उसी तेज से दिला कर गई थी। अब देखो, तुम्हारी ज़िंदगी वाकई अजाब ना बनाई तो कहना। मेहंदी के दिन तैयार होते हुए वो आईने में उसके अक्स से मुखातिब हुआ था। निकाह दिन में ही हो चुका था, लिहाजा इस वक्त उनकी कंबाइन मेहंदी की रस्म वाहिब के घर के करीब मार्की में ही अंजाम पानी थी। ये सब पहुंच चुके थे। वाहिब जानबूझकर लेट कर रहा था। बस कर दें, तेरी बीवी भी वहां पहुंच चुकी है और तू है कि तेरी तैयारी ही ख़त्म नहीं होने में आ रही है। साथ कमरे में आते हुए उसे अच्छी खासी झाड़ पिला गया था। हाँ, इतना तो इंतज़ार करने दो सबको। वो खुद को खुशबुओं में बसाता हुआ बेनियाजी से बोला था। क्या सोचे हुए हो? साद ने खोजती नज़रों से उसके अंदाज देखे थे। कुछ भी नहीं, वो ही बेनियाजी अंदाज था। ये पहली बार था जब वो साद से अपने ख्यालात, हत्ता कि अपने जज्बात और आगे के लाहिले अमल तक को छुपा रहा था। अपनी जान से प्यारे दोस्त के साथ यूं अपना आप छुपाना उसके लिए मुश्किल था, मगर वो ये मुश्किल काम अंजाम देना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो भी सबके हमराह मेहंदी की रस्म के लिए मार्गी में पहुंच चुका था। दोनों की बारी बारी सब कजिन्स के झुरमुट में स्टेज तक लाया गया था। हर जानिब गेंदे के और मुख्तलिफ रंगों के फूलों का मेला सा लगा हुआ था। पर्पल, ग्रीन, शॉकिंग पिंक और ब्लू रंग के इम्तियाज़ का लहंगा और उस पर शॉर्ट शर्ट पहनी, दो पट्टे को खूबसूरती से सर पर सजाए हुए, हल्के मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप ग्लॉस और लाइनर लगाए, आंखें झुकाए वो वाहिब के साथ बैठी। उसकी हसायत अपनी जानिब खींचने में पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी और इसी वजह से वाहिब शदीद झुंझलाहट का शिकार था। रिश्ते की एक आंटी ने वाहिब को हथेली सीधी करने का कहा था। वाहिब ने सड़े दिल से हथेली सीधी की थी। राधिया बेटा, तुम भी अपनी बाएं हाथ की हथेली इसके हाथ पर रखो। उनके हुक्म पर वो दोनों बौखलाकर रह गए थे। ये तो अलग अलग नहीं रखते। वाहिब ने अपने लहजे को हत्ताई अल मकदूद तलक होने से रोकते लहजे में आम सा तासुर पैदा करने की कोशिश की थी। अरे भाई नहीं, वो उसकी बात हवा में उड़ाकर राधिया का हाथ खुद से सीधा करके वाहिब के हाथ पर रखते हुए बोली थी।
फिर पान का बड़ा सा पत्ता रादिया की हथेली पर रखा। वाहिब को कोफ्त का बुरा हाल था। रादिया की पेशानी पर भी पसीने के कतरे नामुदार थे। किस खुशफहमी में मत रहना, मुझे इन वाहियात हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रादिया को टिश्यू से माथा साफ करते देखकर वो उसे जताते बगैर नहीं रह सका था। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी है भी नहीं, आप अपनी ये गलतफहमी दूर कर लें। चंद लम्हों में ही अपना एतमाद बाहर करती वो उसे तीखी नज़रों से देखते हुए बोली थी। बारी बारी सब ने आंखें उन्हें मिठाई खिलाई थी और मेहंदी लगाई थी। इससे फारिग होकर सब कजिन्स ने अपने अपने तैयार किए हुए डांस किए थे। रादिया मुसलसल तालियां और शोर मचाकर उन सबको हो बैकअप कर रही थी। एक दो बार तालियां बजाते हुए उसकी कोनी वाहिब के बाजू से लगी थी। मसला क्या है, इतना शौक चढ़ रहा है तो खुद भी डांस कर लो, पूरा सोफा हिलाए जा रही हो। उसके कानों के हिलते झुमकों से बामुश्किल नजरें चुराता हुआ वो आहिस्ता आवाज़ में गुर्राया था, मेरी मेहंदी, मेरी शादी, मेरी मर्जी, मैं रोऊं या फुल एंजॉय करूं। मज़े से उसे जवाब देकर वो फिर सामने देखने लगी थी। वाहिब ने तीखे चतनों से उसे अंदाज देखा था। उसे बीवी के रूप में ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसकी एक नज़र से पिघलने वाली छुई मुई हो। यूँ पटर पटर जवाब देने वाली लड़की उसे सख्त चिढ़ थी, मगर सितम ज़र्फ़ी के अल्लाह ने ऐसा नायाब शाहकार उसकी किस्मत में लिखा था। कुछ उसे ये कलक था कि वो अपने बड़े होने की वजह से उसके रोब में आने के बजाय उसे अपने रोब में रखेगी, और यही बात उसकी चिढ़ का बायस थी, जो सच साबित होती लग रही थी। वो उसकी किसी भी बेजारी को खातिर में नहीं ला रही थी। वाहिब ने गुस्से से पहलू बदला था। ओके गाइज, नाउ गेट रेडी टू गिव अ बिग हैंड टू आवर ब्राइड। माइक पर डीजे की अनाउंस करने पर वाहिब ने कुछ उलझकर रादिया की जानिब देखा था, जो मुस्कुराते हुए तालियों के शोर में डांस फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। वाहिब की आंखों में हैरत सिद्ध हैरत थी। रादिया ने किस कदर जताती नज़रों से उसके हैरान नज़रों में देखा था। थोड़ी देर बाद स्टेरियो पर जो गाना बजना शुरू हुआ था, रादिया अंग अंग उसके साथ महुर रक्स था। सैया छेड़ देवे ननंद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल, सास गाली देवे देवर समझा देवे ससुराल गेंदा फूल। सब दम बहुत उसे देख रहे थे। होले होले डांस करती वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वाहिब को अपना सोचा गया हर मंसूबा इस लम्हे फेल होता हुआ लगा था। किसी मूर्ति की तरह वो इधर उधर घूम रही थी। गाना ख़त्म होते ही सब ने खूब तालियां और शोर मचाकर उसे दाद तहसीन से नवाजा था। वो मुस्कुराती हुई वापस वाहिब के पास आकर बैठ गई थी। लगता है कुछ ज़्यादा ही खुशी चढ़ गई है इस शादी की। रादिया के बैठते साथ ही उसने तंज किया था, शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है, चाहे अपने मनपसंद से हो या चाहे ना हो, इसीलिए इसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। सड़ कर भी क्या मिल जाएगा। वो मज़े से उस पर चोट कर गई थी। वाहिब दिल में इस हसीना आलम का तंज पर तिल मिलाकर रह गया था। वो किसी भी तरह उसे रोक में नहीं आ रही थी। अगला दिन भी आ गया था जब वो पूरी पोर सच कर उसके अनचाहे रिश्ते को निभाने चल पड़ी थी। रुखसती के बाद मुख्तलिफ रस्मों से फारिग होकर रादिया को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। फूलों से सजे कमरे में बेड पर रादिया को बैठाकर वाहिब की कज़न्स चली गई थी। रादिया का कभी भी उनके घर में इतना आना जाना नहीं रहा था, इसीलिए वो पहली बार वाहिब का कमरा देख रही थी। कमरे में जा बजा गुलाब और टूलिप की पत्तियां बिखरी हुई थी। कुछ फासले पर जा बजा उन्हीं दोनों फूलों से दिल की शेप बनाई गई थी। बेड की दाएं जानिब थोड़े फासले पर सोफ़े और खूबसूरत से सेंटर टेबल रखी गई थी। उसके आगे ग्लास वॉल पर दबी इस पर्दों की तह थी। बेड के बाएं जानिब ड्रेसिंग मौजूद थी। बिल्कुल सामने बेड के आगे काउच और उसके सामने दीवार पर एलईडी और नीचे एसी का रैक मौजूद था। कमरा बेहद कुशादा था। ड्रेसिंग टेबल के साथ ही बाएं जानिब मुड़ते हुए छोटा सा कॉरिडोर, जिसके दाएं जानिब वार्डरोब और सामने वॉशरूम का दरवाज़ा था। रादिया बेड पर बैठी हुई एक एक चीज़ का मुआयना कर रही थी। साइड टेबल पर एक जानिब लैंप और एक पर वाहिब की तस्वीर थी। बिलाशुबा वो बेहद ही वजीहा था। रादिया का दिल एक लम्हे को उसकी मुस्कुराती तस्वीर देखकर धड़का था। घनेरे बाल, गहरी काली आंखों पर गिनहरी पलकें साया फगन थी। चौड़ी रोशन पेशानी, सातवां नाक, उसे तीखे नकुश, क्लीन शेव में भी वो गजब ढा रहा था, और हल्की सी शेव के साथ ही तो बात ही और थी। वो तस्वीर यकीनन उसकी तालिबे इल्मी की दौर की थी, क्योंकि अब उसने हल्की सी खूबसूरत सी शेव रखी हुई थी। दराज कद वाहिब के सामने स्मार्ट सी रादिया अपनी मनमोहनी सूरत और दरमियाने कद के साथ छुई मुई सी ही लगती थी। रादिया का इरादा नहीं था उसको यूं इंतज़ार करने का, क्योंकि कल से आज तक वो अपने हर अंदाज से अपनी नापसंदीदगी उस पर पूरी तरह वाज़ा कर चुका था। मगर फिर भी दिल में आया कि वो यही सोच रहा होगा कि इतनी वाज़ा नापसंदीदगी के बाद भी
वो अभी उससे मुंह तोड़ जवाब देगी और उसका इंतज़ार नहीं करेगी। इसी तरह उसका मकसद पूरा होगा। और रादिया का इसका मकसद पूरा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि स्टेज पर चढ़ने से लेकर घर आने तक जिस तरह वो उसके मामले में बेजारी दिखाता रहा था और जैसे ज़ेबा ने उसको कवर करती रही थी, रादिया को अपनी इंसल्ट महसूस हुई थी। उसने भी दिल में सोच लिया था कि अगर वो उसके साथ बुरा करेगा तो वो उससे ज़्यादा अब उसके साथ बुरा करेगी। ज़िंदगी अगर ऐसे ही गुजरनी है तो ऐसे ही सही। बस उसे ये इत्मीनान था कि उसके माँ बाप उसकी रुखसती करके चैन की नींद सोएंगे। अब उसे अपनी ज़िंदगी के सभी फैसले खुद करने थे। अब तक तो वो इन पर अंसार किए हुए थी और वो उन्हें इन्हीं सोचों में मसरूफ़ वो वहीं बैठी थी जहां वाहिब के कजिन्स उसे बिठाकर गई थी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ में बंद होने की आवाज़ आई थी, मगर रादिया इस धमाके पर भी टस से मस नहीं हुई थी। मज़े से एक तकिया पीछे बेड के साथ लगाए हुए उस पर कमर टिकाई, मोबाइल हाथ में लिए फेसबुक और व्हाट्सएप चेक करने में मगन थी। वाहिब ने उसका ये बेनियाज मगर किसी कदर कातिल रूप देखा तो जी जान से जल गया था। उसे उम्मीद थी कि उसकी बेजारी के सबब वो अपना हुलिया बदल चुकी होगी, मगर वो अपनी हशर सामानियों के लिए बेड पर मज़े से बैठी उसका इम्तिहान ले रही थी। वो खुद को इस साहिरा के सहर से बचाने की भरपूर तक वह दूध में लगा हुआ था, और वो थी कि उसकी आजमाइशें बढ़ा ही रही थी। गुस्से से शेरवानी और किला बेड पर उसके पाँव के पास फेंकने के अंदाज में उछाला था। रादिया ने तीखी नज़रों से उसे अंदाज देखे जो अब उसकी दूसरी जानिब मौजूद साइड टेबल पर जाकर कुछ ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद एक पेपर और कलम लिए वो उसकी जानिब बढ़ा था। उसकी दूसरी जानिब बैठते गुस्से से रादिया के सजे संवरे रूप को देखा था। रादिया उसके अहमक पर भी उसके जानिब मुतवज्जो नहीं हुई थी। मज़े से मोबाइल पर टाइपिंग का काम जारी था। किस खुशी फहमी में आप यूँ अभी तक बैठी हुई हैं? आखिर उसे रादिया का मुतवज्जो करना पड़ा था, आपकी ये गलतफहमी दूर करने के लिए कि मैं आपके लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। मुझे अपनी सेल्फ फीस लेनी थी इसीलिए मैं यहाँ अभी तक बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक अब मैं भी इस बेडरूम की मालिक हूँ, तो मेरी मर्ज़ी मैं जितनी देर और जैसे भी यहाँ बैठूँ। उसकी जानिब नज़र उठाते हुए मज़े से उसे तरकी बतरकी जवाब देकर उसके अंदर मज़ीद आग भड़काती वो उस लम्हे वाहिब को किसी जहर से कम नहीं लगी थी। मेरी तरफ से पूरी रात ऐसे ही बैठो, मुझे क्या, मुझे इस पर साइन चाहिए, वो तिल मिलाकर बोला था। रादिया ने उसके हाथ से पेपर लेकर एक नज़र देखा था। वो इजाज़तनामा था दूसरी शादी का। उसके चेहरे पे साया लहराया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी शादी की पहली रात ये तोहफा मिलेगा। ये आपकी मुँह दिखाई है और मेरी आज़ादी का परवाना। उसे खामोश देखकर वाहिब ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए उस पर चोट की थी। उसने एक गहरी सांस लेकर पेन के लिए हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था। अब की बार हैरान होने की बारी वाहिब की थी। वो समझ रहा था वो वावेला करेगी, रोएगी कि ऐसा मत करो, मगर उसका पुरसुकून चेहरा उसे और भी गुस्सा दिला गया था। पेन दें? जब उसने कुछ देर पेन उसके जानिब नहीं बढ़ाया तब रादिया ने अपनी पुरसुकून निगाहें उसके जानिब की थी। वाहिब ने खामोशी से पेन उसे दिया था। रादिया ने तेज़ी से साइन किए थे। बस इतनी सी बात। बड़े सुकून से उसने पेपर वापस करते हुए चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए उसकी जानिब देखा था। वाहिब ने झेपने वाले अंदाज में पेपर्स वापस लिए। वो क्यों इतना पुरसुकून थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। रादिया अब की बार मज़े से कुछ गुनगुनाती हुई ड्रेसिंग के पास आई। अपनी ज्वेलरी उतारकर सलीके से रखी थी। आईने में नज़र आते वाहिब के अक्स को देखा जो अब भी हैरान परेशान सा बैठा हुआ था। फिर वही पेपर दराज में फेंकने वाले अंदाज में डालकर धप धप करता वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अपनी नाकदरी पर उसके आंसू रादिया की आंखों के गोशे पर ठहरे, जिससे बेदर्दी से उसने साफ करके खुद को मजबूत बनाया था। जो भी था, आखिर तो वो एक लड़की ही थी, नरम गुदाज दिल रखने वाली, जिसकी चंद ख्वाहिशात भी थीं। मगर वाहिब ने जिस तरह उसकी ज़ात की नफ़ी की थी, वो उसकी ख्वाहिशात तक कैसे रसाई हासिल करता। जैसे ही वाहिब बाहर आया, रादिया अपनी चीज़ें समेटकर कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। बाहर आई तो वो मज़े से बेड पर लेटा कमरे की लाइट्स ऑफ हो चुकी थीं। रादिया भी आहिस्ता से चलते हुए बेड की दूसरी जानिब बैठी। यहाँ हरगिज़ नहीं सोएंगी आप, वो गुस्से में फिर से भड़का था। मैं पहले भी आपको बावर करवा चुकी हूँ कि ये कमरा अब मेरा भी है। फजूल में सेंटी होकर मेरा दिमाग ख़राब मत करें। मज़े से उसके गुस्से को परवाह किए बगैर वो तकिया दुरुस्त किए लेट चुकी थी। वो भन्ना कर उठा था। इधर सोफ़े पर लेटो, चलो, बेदर्दी से उसका कंधा हिलाकर कहा था। अब की बार वो भी गुस्से में उठी थी। मेरा ख्याल है अब मैं आंटी और अंकल के कमरे में ही सोती हूँ। दुपट्टा अपने कंधों पर दुरुस्त करती हुई वो उठी थी। फजूल का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही अपनी नापसंदीदगी का आगाह कर चुका था। फिर ये सब यूँ नॉर्मल अंदाज में आप कैसे ले सकती हैं? अब उसने अपना असल मुद्दा बयान किया था। ओह,
मगर मैंने भी आपको बताया था कि ये नापसंदीदगी आपकी जानिब से है। मुझे अपने माँ बाप की बात का मान रखना था, सो रखा है। अपने मसले का हल अब आप खुद ही ढूंढें। कंधे उचकाती हुई वो वापस अपनी जगह पर बैठी थी। दूसरी शादी की भी इजाज़त देती है, और क्या चाहिए आपको? सर दोबारा तकिए पर रखा था। आपकी मौजूदगी मुझे इस कमरे में बर्दाश्त नहीं है। वो फिर से आराम से लेटते हुए देखकर बोला था। सुबह आंटी और अंकल के सामने ये मसला रखूंगी, वो आपको बता देंगे कि क्या करना है। उसने फिर वाहिब की दुखती रग पर हाथ रखा था। वो समझ जाते तो बात ही क्या थी। खैर मुझे क्या, जहाँ मर्जी लेटो, आपका वजूद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। गुस्से में करवट लेते हुए फिर से उसकी इंसल्ट की थी। जब मेरा वजूद कोई मायने ही नहीं रखता है तो फिर जहाँ भी लेटूं आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। नींद पूरी करें ताकि कल से फिर तंज के तीर सीधे कर सकें। वो भी अपने नाम की एक थी। मजे से उसे जवाब देकर मुंह दूसरी जानिब किया था और आंखें बंद कर ली थीं। ये इत्मीनान बहुत था कि अंकल आंटी उसके साथ हैं। जो भी कर ले वाहिब उसकी हैसियत उसे हटा नहीं सकता था। यही इत्मीनान उसे पुरसुकून नींद में ले गया था, जबकि दूसरी जानिब अपनी नफरत उंडेल कर भी वाहिब बेसुकून और बेचैन ही था। शादी के हंगाम में सर्द पड़ते ही वलीमे से अगले दिन ही दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। वाहिब को शदीद खौफ होती थी सबके सामने एक अच्छे शादीशुदा जोड़े का मंजर पेश करते हुए। वाहिब ने चौथे दिन ही उसे ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर लिया था। हालांकि ज़ेबा ने काफ़ी शोर मचाया था, शादी कहीं थी, आपने कर ली, अब इस एक रिश्ते को अपनी हर मसरूफियत पर फोकियत नहीं दे सकता। ज़ेबा को जैसे ही मालूम हुआ कि वो सुबह से ऑफिस जा रहा है, उन्होंने अपने कमरे में उसे मुतालिब किया था। वो झुंझलाए हुए अंदाज में उनके सामने बैठा उनके सवालों के जवाब दे रहा था। वाहिब, इतनी प्यारी तो है वो, तुम फिर भी उसके साथ खुश नहीं? शादी के दौरान वो यही समझ रही थी कि अभी गुस्से में है, बीवी के साथ चंद दिन गुजारेगा तो ठीक हो जाएगा। सिर्फ खूबसूरती किसी अज़वाजी ज़िंदगी की कामयाबी का राज होती तो किसी खूबसूरत लड़की को भी तलाक न होती। उसकी ख़तरनाक हद तक कही जाने वाली संजीदा बात पर उनका दिल दहल कर रह गया था। क्या करने वाले हो तुम? उन्होंने दहशत से उसकी आंखों की संजीदगी को देखा था। बेफिक्र रहें, तलाक नहीं दूंगा, मगर हर वक्त उसे अपने सामने भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम अज़ कम ऑफिस जाकर तो इस उम्र रसीदा खातून से जान छूटेगी। वो नफरत से बोला था। वाहिब, इस तरह मत करो बेटा, उसे समझो, वो बहुत अच्छी बच्ची है। उन्होंने फिर से मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर उसे समझाने की कोशिश की थी। बच्ची नहीं है वो, मुझसे 5 साल छोटी नहीं, 5 साल बड़ी है। भाई की की सज़ा मुझे मिलनी थी, मिल गई। अब कहें तो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने दें। वो गुस्से में उनका हाथ झटक कर कमरे से निकल गया था। ऑफिस से वापसी पर वो जानबूझकर जिम आ गया। वो चाहता था जितना वक्त उसे मैसर है वो घर से बाहर गुजारे। जिम में दाखिल होते ही तो सब ने उससे मुबारकबाद दी थी। बेदिली से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सबको मुबारक वसूल की थी। फिर अपने जिम पार्टनर की जानिब बढ़ा था। कैसे हो भाई, सुना है भाभी बड़ी ही हैं तुमसे? उसने सरसरी सा सवाल किया था, जो वाहिब को किसी ताज़ियाने की तरह लगा था। सिर्फ हम पर ही इक्तफा किया था। रोड पर वेट्स लगाने लगा था। ध्यान रखना, बड़ी उम्र की लड़कियां कभी रूप में नहीं आती, बल्कि शौहर को ना सिर्फ बच्चा बल्कि गुलामों की तरह ट्रीट करती हैं। वो मजीद आग भड़काकर अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। उसकी बात पर वाहिब को रादिया का रवैया याद आया था। वो वाकई उसकी किसी बात को खातिर में नहीं लाती थी। वेट उठाना मुश्किल हो गए। क्या हुआ है? उसे वापस वेट रखते देखकर कुछ उसके करीब आया था। पता नहीं, शायद एक हफ्ते का गैप दिया है ना, इसीलिए कुछ टेम्पो नहीं बन रहा है। वो नज़रें नीचे किए बोला था। अरे यार, तुम कम से स्टार्ट करना। वो उसका कंधे थपथपाकर चला गया था। उसकी बात भी आधा घंटा बामुश्किल वाहिब जिम में गुजार सका था। दिमाग बिल्कुल ही साथ देने से इनकारी था। गुस्से से वापस के लिए निकल कर खड़ा हुआ था। वाई किस्मत। बेडरूम में पहुंचा तो रादिया मज़े से कोई फिल्म लगाए हुए बेड पर बैठी साथ साथ पॉपकॉर्न खाने में मसरूफ़ थी। वाहिब ने किस कदर हिकारत से उसके ये अंदाज देखे थे, फिर नज़रअंदाज करता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद आया तो भी उसके अहमाक में कोई फ़र्क नहीं आया था। वाहिब ने गुस्से भरी नज़रों से उस बेनियाज के चेहरे टिकाए थे। जिम में होने वाली गुफ्तगू फिर से जहन के पर्दे पर ताज़ा हुई थी। रादिया ने एक उचटती निगाह खुद को घूरते वाहिब पर डाली थी। चेहरे पर बेनियाजी का खोल तारी था, मगर दिल कभी भी उसके यूं देखने पर सूखे पत्ते की तरह कांपता भी नहीं था। बंद करो इस बकवास को। जब उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो वाहिब गुस्से से बोला था। रादिया ने आवाज़ बंद करके ब्लूटूथ एयरपीस कान के साथ अटैच करके हल निकाला था। वाहिब अपनी बात की ये बेकदरी बर्दाश्त नहीं कर सका था। गुस्से से रिमोट उसके हाथ से लेना चाहा। वो चौकन्ना बैठी हुई थी, हाथ सराज से वाहिब के पीछे पहुंचने से दूर किया था। मसला क्या है आपके साथ? अब आवाज़ तो नहीं आ रही है ना? सो जाएं। पुरसुकून चेहरा उसके बराबर बैठे वाहिब को तेज दिला गया था। उसकी रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही है, दांत पीसकर बोला था।
तो अब मैं क्या करूं? मेरा मूवी देखने को दिल कर रहा है, आप ये क्वेश्चन अपनी आंखों पर रख लें। एक और हल, फिर से उसे बच्चों की तरह ट्रीट किया था। उसे बंद करो, नहीं तो मैं ये एलईडी तोड़ दूंगा। उंगली उठाकर वार्निंग दी थी। ये तो मैं बंद नहीं करने वाली, हर वक्त आपकी बात मानती जाऊं। वो दुबदु हुई थी। कितनी बातें मानी है मेरी अब तक? उसने सारा रुख राधिया पर की जानिब किया था। किस रिश्ते से सारी बातें मानूं? भवें उचकाकर सवाल किया था। ओ, बस इतना सा सब्र कर सकी। रिश्ता बनाना चाहती हो? वाहिब की बात की तह तक पहुंचते साथ ही एक उसका हलक तक कड़वा हो गया था। घटिया सोच। 2 लफ्ज में ही उसने वाहिब को सेवा कर दी थी। वाहिब ज़ेर लब मुस्कुराते हुए जैसे उसे चिढ़ाने लगा था। फिर मज़े से उसके एक कान से एयरपीस निकालकर अपने कान में लगाया था और उसके करीब तकिया करके मेज़ से मज़े से बैठकर राधिया की गोद में रखे पॉपकॉर्न के बाउल से पॉपकॉर्न खाने लगा था। वो हैरत से इसे पल पल बदलते मगर किसी कदर ढीठ इंसान को देखती रही थी। ये क्या बदतमीज़ी है? दूसरी बार जब उसे पॉपकॉर्न की जानिब बढ़ा, उसने बाउल पीछे करते हुए वाहिब को घूरा था। जो थोड़ी देर पहले आप कर रही थी, वो मज़े से बोला था। निगाहें सामने स्क्रीन पर थी। एयरपीस वापस दें। उसने जब्त किए हुए हथेली उसके जानिब बढ़ाई थी। मुझे भी मूवी देखनी है। उसकी शफाफ हथेली से नज़र चुराते हुए वो मज़े से बोला था। मगर मुझे मूवी अकेले ही देखनी है, आप सोएं। राधिया ने गोया बहस ख़त्म की थी। कमरा मेरा, एलईडी मेरी, नींद भी मेरी, तो मेरी मर्जी, मैं मूवी देखूं या सोऊं। वो भी अब बेनियाजी की इंतहा पर था। राधिया ने गुस्से से उसकी जानिब देखा था। दूसरा एयरपीस भी उसके पास पटक कर बॉल इस साइड पर रखा था। तकिया सीधा करके लेट गई थी। समझ गई थी कि वो अब ढिठाई करेगा और जितनी देर लेटेगा नहीं, उसे कोई ना कोई तंज करता ही रहेगा। उसे मैदान से भाग खड़े होने पर वाहिब के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी थी। कनखियों से अपने साथ लेटे वजूद को देखा, फिर तवज्जो फिल्म पर मजमूल की थी। जो भी था, उसकी चॉइस अच्छी थी। अगले दिन सुबह नाश्ते पर वाहिब कनखियों से राधिया की तैयारियों को देख रहा था। लेमन और गीले कलर का दीदा जेब सूट पहने, लाइट मेकअप किए, बालों को अच्छी तरह सेट किए, वो कहीं जाने को तैयार थी। तैयार देखने के बावजूद उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। इसे क्या, जहाँ मर्जी जाए। बेटा, राधिया को उसके बुटीक ड्रॉप कर देना। वाहिब को उठता देखकर ज़ेबा ने चाय पीते हुए सरसरी से अंदाज में कहा था। क्या? किस खुशी में? वो एकदम ही भड़का था। राधिया ने एक नज़र उसे देखा, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगी थी। कोई ज़रूरत नहीं है जॉब की, बंद करो बुटीक। मज़े से उसे हुक्म सुनाकर वो डाइनिंग हॉल से जाने लगा था जब उसे पीछे से उसकी चुपती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने इतने साल लगाकर ये बुटीक इसलिए नहीं सेट किया था कि शादी के बाद इसे बंद कर दूं। ये मेरा प्रोफेशन है और मुझे ये करना है, वो दो टूक अंदाज में बोली थी। क्या मसला है तुम्हें? कोई मायूब काम नहीं है इसका, लेकर जाओ। समी ने उसे भी वाहिब को झाड़ पिलाई थी। वो गुस्से में तनफन करता हुआ कमरे की जानिब बढ़ गया था। मेरी किसी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना माँ बाप की नज़र में, ना अब इस नाम निहाद बीवी की नज़र में। गुस्से से ऊंची ऊंचा बोलता हुआ वो घड़ी पहनकर वॉलेट और मोबाइल उठाते हुए बाहर निकल गाड़ी के करीब ही वो खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो जो थोड़ी देर पहले दिल को कुछ अच्छी लग रही थी, इस वक्त फिर से उससे नफरत महसूस हो रही थी। गुस्से में ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए वो धमाकेदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया था। राधिया अपनी जगह काँप गई थी। लरसते हाथों से दरवाज़ा खोलकर उसके बराबर वाली सीट पर बैठकर एक नज़र उसे देखा, जो आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए, जबड़े पीछे, चेहरे पर सख्त तासुरात लिए हुए था। गाड़ी रश अंदाज में रिवर्स की। राधिया ने जल्दी से सीट बेल्ट पहन ली थी। मुबादा इधर उधर टकराती फिरती। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी हवा से बातें करने लगी थी। एड्रेस बताओ। गुस्से भरी आवाज़ उसके करीब से आई थी, जो गाड़ी से बाहर भागते दौड़ते मंजर में गुम थी। शराफत से उसे रास्ता बताया था। ये सब साबित करके क्या समझ रही हो? थोड़ी ही देर बाद वाहिब की आवाज़ फिर से आई थी। मुझे कुछ साबित नहीं करना। कल को जब दूसरी शादी कर लेंगे तो मैं क्या दर दर भटकती फिर दर दर की ठोकरें खाऊंगी? आय हाय, मैं खुद मुख्तार हूँ और ख़ुद मुख्तार ही रहना चाहती हूँ। वो भी संजीदगी से अपना नुक्ता नज़र बयान कर गई थी। और वैसे भी जब मुझे बीवी नहीं मानते, ना मुझसे न इस रिश्ते से आपका कोई लेना देना, तो फिर मैं जो मर्ज़ी करूं, आपको इतना वावेला करना बनता नहीं है। वो उस बहुत कुछ जताते हुए लहजे में वाहिब को मज़ीद तिलमिलाकर रख गई थी। ओह, तो आगे की प्लानिंग हो रही है? वो होठों को सिटी की शक्ल बनाते हुए बोला था। जब आप प्लानिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, वो कंधे झुकाकर बोली थी। तो फिर अपनी गाड़ी भी लो, इतनी ही खुद मुख्तार हो, मैं क्यों ड्राइवर बनूं? वो फिर चढ़कर बोला था। शौहर नहीं बन रहे तो कुछ तो बने, ड्राइवर ही बन जाएं। राधिया का शौक लहजे में एक आंख न भाया था।
जानता हूँ मेरी पर्सनैलिटी से बुरी तरह मुतासिर हो। अब यूं जलीकट्टी सुनाकर अपने जज्बात अश्कार मत करो। वाहिब की बात पर उसका दिल किया फिर से क्या कहे, घटिया सोच और घटिया इंसान, मगर फिर खामोश हो गई। जैसा इंसान खुद होता है वैसे ही सोच होती है। खुद को कुछ सख्त कहने से रोकते रोकते भी वो उसकी तबीयत साफ कर गई थी। क्या वो चाहता था कि वो इतनी फिजूल गोई से उसे जिद करे कि वो खुद उसे छोड़कर चली जाए? हाँ, अब उसे वाहिब के इरादे ऐसे ही लग रहे थे, मगर वो भी दिल मजबूत किए उसकी हर उल्टी सीधी बात सुन लेती थी और बर्दाश्त कर लेती थी। अपनी सोचों से घबरा कर उसने यूं ही बात बढ़ाकर स्टेरियो ऑन किया था। अभी रास्ता काफ़ी था, उसे मजीद वाहिब की गुलफशानियाँ नहीं सुनी थी, इसीलिए स्टेरियो ऑन कर लिया था। I'll be your ghost. I'll be right there when you need me the most. I'll always stand here in times that you go. I'll watch you as you walk away. ये गाना है इंग्लिश में। शुक्र था कि वाहिब खामोश हो चुका था। गाना सुनते राधिया की आंखों में आंसू ठहरे थे। उसने और चाहा ही क्या था, और कदर करने वाला साथी, मगर किस्मत ने उसके साथ क्या खेल खेला था। कभी कभी दिल करता था उसकी ज़ात को यूं उधेड़ने वाले पर खुद दो हर्फ भेजकर छोड़ छाड़कर चली जाए कहीं भी, जहां कम से कम वाहिब की नज़र तंज में डूबती हुई बातें ना हो। वो नहीं जानता था वो किस बुरी तरह उसका दिल दुखा रहा था। अल्लाह करे तुम्हें मोहब्बत हो और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे साथ वही कुछ करे जो तुम आज मेरे साथ कर रही हो। चंद दिनों में ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। ना जाने क्यों आज ये बद्दुआ उसके दिल में आई थी, और उसने पूरे दिल से खामोश बद्दुआ अपने से चंद गज़ के फासले पर बैठे अपने ही शौहर को दे डाली थी। और अल्लाह खामोश सब्र करने वालों की सब्र रायगा नहीं जाने देता। आए हाय, किस किस्म का बुटीक चलाती हो? खुद तो कभी कोई ढंग के कपड़े नहीं पहनते। आई है लो जी भाई। अगले दिन वापसी पे उसे पिक करते हुए वो जानबूझकर उसे छेड़ रहा था। वाहिब को इतनी तो समझ आ गई थी कि वो ज़्यादा खामोश रहती थी ताकि लड़ाई ना हो, मगर वाहिब ना जाने क्यों उसे बार बार तंग करता था। हर वक्त अपनी बातों से आजिज़ करने की ठान रखी थी ताकि वो तंग आकर खुद ही चली जाए। लड़कियों की क्या ड्रेसिंग सेंस होती है, लड़कियों की क्या ड्रेसिंग सेंस होती है। वो चिड़े बगैर बड़े आराम से बोली थी। बिल्कुल, लड़कों को तो ड्रेसिंग सेंस हो सकती है, लड़कियों का तो ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, बड़ी उम्र की औरतों का नहीं हो सकता है। मतलब बार बार जताना ज़रूरी है। नेक काम किया है, उसका सवाब भी मिलेगा बंदे तुझे। वो फिर से उस उम्र का ताना दे गया था। अब की बार वो खामोश रही थी, मगर दिल में कहीं उसकी बात ने तकलीफ़ पहुंचाई थी। इंसान थी, वो कैसे नफ़ी करती इस बात की कि वाहिब की जानिब से चलाए जाने वाले तीर उसे घायल नहीं करते थे। आपकी बहुत रिसर्च है, लगता है सारी जवानी इसी में ज़ाया कर दी है। आखिर सोचकर उसे जवाब दिया था। वाहिब का कह कहे बेसाख्ता था। अभी मेरी जवानी चल रही है मोहतरमा। फिर से लहजे का तंज राधिया ने महसूस किया था। तो फिर कब दूसरी शादी कर रहे हैं? अचानक उसकी जानिब रुख करते हुए वो एतमाद से बोली थी। जल्द ही। चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट ने जब दिखाई थी, ऐसे जैसे जिस लड़की से करना चाहता हूँ वो वहीं कहीं है। राधिया ने हसरत से उसकी ये मुस्कुराहट देखी थी और रुख फेर कर सामने कर लिया था। मिलना है उससे? दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से उसे देखते कहा था। नहीं, पहले अंकल आंटी को मिलाएं, वो ज़्यादा खुश होंगे आपकी पसंद की लड़की को देखकर। राधिया ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। अब मुस्कुराने की बारी उसकी थी। बल्कि कहते हैं तो कल ही मैं और आंटी उसके घर जाकर उससे मिल आते हैं। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर एक और मशवरा दिया था। वाहिब ने गुस्से से होंठ बीचे थे। इन्हीं की वजह से तो ये अनचाहा रिश्ता बंधा था। एकदम खामोश होकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। राधिया भी पुरसुकून का सांस लिया था। रमज़ान शुरू होने में फ़कत चंद ही दिन रह गए थे। उसे शाम घर आते ही ज़ेबा ने राधिया को ग्रॉसरी के लिए चलने का कहा था। प्लीज़ माँ, इस वक्त मेरा हरगिज़ मूड नहीं है जाने का। ज़ेबा राधिया को बुलाने उनके कमरे में आई थी। वही वाहिब कपड़े चेंज किए, टीवी ऑन करके बेड पर आरामदेह अंदाज में बैठा हुआ था। जब ज़ेबा के कहने पर वो उन दोनों को ग्रॉसरी के लिए लेकर चले, उसका मुंह बन गया था। निहायत बेजारी से माँ को कहा, हद है वाहिब, अब हम दोनों कहाँ ख्वार होते फिरेंगे? तुम्हारी अब्बू भी घर पर नहीं है, नहीं तो उन्हीं के साथ चले जाते। उन्होंने उसके घुरका था। यार कल कर लेना, सच में बहुत थका हुआ हूँ, वो बेड पर मजीद फैलते हुए बोला था। राधिया वॉशरूम में कपड़े चेंज करने की गई हुई थी। जैसे ही बाहर निकली ज़ेबा को एकदम कुछ याद आया। अच्छा फिर ऐसा करो, गाड़ी की चाबी राधिया को दो, इसे गाड़ी चलानी आती है, हम दोनों खुद ही चले जाते हैं। राधिया जो धुले धुलाए चेहरे पर क्रीम लगा रही थी, एकदम शीशे में उन दोनों को देखते हुए उसके हाथ थमे थे। वाहिब ने भी गर्दन मोड़कर इसे एक नज़र देखा था। बेटा तुम्हें आती है ना चलानी? ज़ेबा ने उसकी तस्दीक चाही थी। शादी से पहले घर के ज़्यादातर काम वही करती थी, लिहाजा अब्बा से बहुत छोटी उम्र में गाड़ी चलानी सीख ली थी। जी आंटी, उसने होले से कहा था।
वाहिब की पुरतेज नजरें अभी भी उस पर थीं। रादिया ने कसदन उसकी जानिब देखने से इंतजार किया था। अब वो छोटे से टॉप्स पहन रही थी। बस ठीक है, मैं अपना बैग पकड़ती हूँ, तुम चाबी लेकर नीचे आ जाओ। ज़ेबा जल्दी से प्रोग्राम तय करती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। वाहिब ने साइड टेबल से चाबी उठाई। अब कहीं मेरा गुस्सा मेरी गाड़ी पर निकालकर इधर उधर मत मार देना, वैसे भी इस उम्र में दिखाई और सुनाई कम देता है। वाहिब ने एक आईब्रो झुकाकर फिर से उस पर तंज किया था। रादिया ने एक लम्हे को आंखें बंद करके गहरा सांस खींचा था, जैसे उसका तंज बर्दाश्त कर रही हो। आप रहने दें, हम कैब करवा लेंगे। बामुश्किल उसके तंज पर खुद को नॉर्मल रखते हुए वो दिमाग को अपनी जगह पर रखते हुए बोली थी। पहली बार अपने तंज पर उसके चेहरे पर लहराने वाला साया उसे बुरा लगा था। जैसे ही उसके पास पड़ा, अपना बैग उठाने के लिए झुकी। न जाने वाहिब के दिल में क्या समाई, एकदम उसका हाथ थाम लिया। अच्छा यार, मजाक कर रहा था। ये लो, ले जाओ चाबी। दूसरे हाथ से उसकी हथेली खोलते चाबी उसके हाथ पर रखी थी। उसके लम्स से अजीब सी तकलीफ दी थी, बजाय खुशगवार एहसास देने के। रादिया ने गुस्से से उसका हाथ खींच लिया था। वाहिब ने हैरत से उसका रद्द-ए-अमल देखा था। आइंदा मुझे हाथ मत लगाइएगा, आपकी ज़बान की वार ही बहुत है। एकदम आंखों में लहराने वाली नमी देखकर वाहिब दंग रह गया था। उसने तो बहुत आम से अंदाज में उसका हाथ थामा था। बैग झटकने के से अंदाज में बेड से उठती वो तनफन करती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। ओह, तो मोहतरमा को मेरा हाथ लगाना मेरी बातों से कहीं ज़्यादा बुरा लगा। वाहिब के दिमाग में एक और ख्याल उभरा था। चलो, अब और ही तरह के वार के लिए तैयार हो जाओ। इंटरेस्टिंग। चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट उभरी थी, आंखें शरारत से चमकी थीं। रादिया का तमाम वक्त दिमाग सनसनाता रहा था। उसकी सीट पर उसकी गाड़ी में बैठना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं था। न जाने क्यों आंखें बार बार भर आई थी। क्या वो इतनी ही बेऔकात है? कितनी बड़ी थी? फ़कत 5 साल। वो 26 का था तो वो 31 साल की थी। मगर वो हर वक्त उसे ऐसे बड़े उम्र का ताना देता था जैसे वो 50 साल की हो। या अल्लाह, क्या मुसीबत में ज़िंदगी फंस गई है। ग्रॉसरी लेने वक्त भी ज़ेबा से नज़रें बचाकर बार बार भर आने वाले आंखें साफ करती थी। हाथ पर अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंगारा दहक रहा हो। बेशक उसके महरम ने उसका हाथ थामा था, मगर ये हाथ मोहब्बत में नहीं, मजबूरी में उसने आज थामा था। इसीलिए अपनी बेवक्ती का और भी महसूस हो रही थी। तमाम रास्ता खुद से जंग करती हुई रही थी। उसके सामने खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। उसे एहसास भी न होने पाए कि उसकी ये हरकत मुझ पर क्या सितम ढा चुकी है। दिल में जो सोचने खुद को मजबूत किया था, मगर वो नहीं जानती थी अब एक और मुहाज उसके आगे खुल जाएगा। आंखें घर आते 7 बज चुके थे। ज़ेबा ने फ़ौरन ही ज़रीना काम करने वाली को रोटियां पकाने को कहा था। समी भी घर आ चुके थे। वाहिब और वो दोनों लॉन्ज में बैठे हुए कोई मैच देखने में मसरूफ़ थे। रादिया भी वहीं एक सोफ़े पर टिक गई थी। वाहिब उसके सामने वाले सोफ़े पर समी के साथ बैठा हुआ था। उसे बैठता देखकर दिमाग में सोचा गया प्लान जहन में आ गया था। उठकर किचन में गया, वहाँ से पानी का गिलास लाकर एन रादिया के करीब उसके दाएं जानिब बैठा। इस तरह कि उसका सोफे पर फैला हाथ रादिया को मुकम्मल तौर पर उसके घेरे में लिए हुए था। रादिया ने चौंक कर और किसी कदर हैरान होकर उसकी ये बदतकल्लुफ़ी देखी थी। जिच करने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए वो पानी पीने में मसरूफ़ था। वो गुस्से से उसको घूरती हुई उठ कर जाने लगी थी जब उसने बाजू उठाकर उसके कंधों पर रखे उसकी ये कोशिश नाकाम बनाई थी। समी सामने ना बैठे होते तो वो अच्छी तरह उसकी खबर लेती। ज़ेबा भी वहाँ आकर बैठ चुकी थी। अब वो कैसे उसका हाथ अपने कंधों से हटाती, उससे कोई बेद नहीं थी। वो उनके सामने ही कोई बात करके उसकी बेइज्जती कर देता। उसने बड़ी मुश्किल से उन दोनों के सामने अपने और उसके रिश्ते का भरम रखा हुआ था। मिल गए सब चीज़ें। अब उसका मुखातिब ज़ेबा थी। हाँ, शुक्र है सब कुछ मिल गया था। अब रोज़ों में बार बार ख्वार नहीं हुआ जाता, उन्होंने सुकून का सांस भरते हुए कहा था। रादिया दम साधे उसके पास बैठी हुई थी, जबकि दिल कर रहा था कि उसका हाथ में मौजूद गिलास उठाकर उसी के सर पे दे मारे। और फिर ये सिलसिला यहीं तक रुका नहीं था। खाने की मेज़ पर भी वो बार बार उसका हाथ थाम कर उसे कहता रहा था, ये डाल दो, वो डाल दो, पानी दे दो, या फिर यूं ही बातों के दरमियान उसे शामिल करके उसके कंधे पर हाथ मार देता था। रादिया का बस नहीं चल रहा था कि उल्टे हाथ की एक उसे देती। जैसे ही खाना ख़त्म हुआ, बर्तन समेटकर वो फ़ौरन कमरे की जानिब आई थी। समझा क्या हुआ है उसने खुद को, जो मर्जी करेगा और मैं चुप बैठूंगी। कमरे में आते ही साइड टेबल्स की दराजें खंगाली थीं। बहुत हो गया, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसे भी पता मज़ा दूंगी। अभी वो इजाज़तनामा आंटी और अंकल को दिखाती हूँ, उन्हें भी इसके करतूत पता चले। ऐसे पेश आ रहा है जैसे मोहब्बतों के ख़जाने लुटा रहा है मुझ पर। कैचर से निकल कर चेहरे को आने वाले बालों को बार बार पीछे करते हुए वो गुस्से से बड़बड़ाई थी। अभी एक साइड टेबल देखने के बाद दूसरी देखनी शुरू ही की थी जब वाहिब भी आधम का था।
पहले तो चौंक कर उसकी हरकत मुलाहिजा की, फिर चेहरे पर मखसूस दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाया, ऐसे सर हिलाया जैसे बहुत कुछ समझा गया हो। क्या ढूंढा जा रहा है डियर मिसेस? लहजे में भी शरारत वाज़ा थी। राधिया ने हाथ रोककर तीखी नज़रों से उसे देखा था। क्या मसला है आपके साथ? शर्म नहीं आती यूँ माँ बाप के सामने मुझसे चिपकते और इतनी घटिया हरकतें करते हुए? बिल्कुल ही शर्म में मरी हुई है। वो पहली बार गुस्से में उस पर चिल्ला रही थी, नहीं तो अभी तक बड़े सब्र से उसकी बातें सहती आई थी। बीवी हो मेरी, किसी के भी सामने हाथ लगा सकता हूँ। हाथों को दाएं बाएं फैलाए, कंधे उचकाते मज़े से कहा था। बीवी, राधिया ने काटदार लहजे में कहा था। मैं वार्न कर रही हूँ, आइंदा अगर ये घटिया हरकत की तो मैं अंकल और आंटी के सामने एक एक बात रखकर इस शराफत के चोले को उतार दूंगी। उंगली उठाकर उसकी एक आंख में डाले उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोली थी। ओह रियली? वाहिब पर उसके गुस्से का कोई असर ही नहीं हुआ था। मैं खामोशी से हर बकवास अगर अभी बर्दाश्त कर रही हूँ तो ना तो बस यहीं तक रहो। जो हाथ किसी गर्ज की तहमत मेरी जानिब बढ़ा था ना, उसे मैं तोड़ना भी अच्छे से जानती हूँ। नज़रों में काट लिए फिर से वाहिब को बावर करवाया था। उसके बड़े बड़े दावों सुनकर वाहिब का भी दिमाग घूम गया था। एकदम अपने चंद गज के फासले पर खड़ी राधिया की जानिब तेज़ी से बढ़ाकर उसकी कलाई गुस्से से थामी थी। लो पकड़ लिया, फिर से हाथ तोड़ के दिखाओ अब। राधिया इस अचानक आफताब के लिए तैयार नहीं थी। उसकी जुर्रत पर हक्का बक्का रह गई थी। बस यहीं तक दावे थे। वाहिब का तमस्खराना अंदाज न जाने क्यों उसकी आंखें झलमिला गया था। वाहिब ने खामोशी से उसकी आंखों में मौजूद नमी देखी थी। एक तो वो थी ही कातिलाना नकुश की हामिल, और फिर जब आंखों में नमी ले आती थी वाहिब को अपनी हर इरादे से डगमगा देती थी। चंद पल की खामोशी उनके दरमियान आई थी और फिर एकदम राधिया ने अपनी कलाई पर मौजूद उसके हाथ पर तेजी से दांत काढ़े थे। वाहिब ने सी कर उसके उस जंगली बिल्ली को हैरत से देखा था। ऐसे रद्द-ए-अमल की उम्मीद उसे हरगिज़ नहीं थी। राधिया ने नमी अपने अंदर उतारते हुए फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे देखा था। अब पता चला मैं क्या कर सकती हूँ? वाहिब हाथ झटक कर उसके दांतों पर पड़ने वाले सेक को कम करने की कोशिश कर रहा था। किस चीज़ से दांत रगड़ती हो? इस कदर नुकीले? घूर कर पास से गुजरती राधिया से पूछा था, जो अलमारी में मुंह दिए अगले दिन पहनने वाले कपड़े निकाल रही थी। सही कहते हैं, औरतों के आंसू पर दिल को बेकाबू मत होने दो, बड़े धोखे वाले आंसू होते हैं। वाहिब ज़ेरे-लब बड़बड़ाया था। सुबह जिस वक्त वो लोग नाश्ता करके तब अचानक ही ज़ेबा की नज़रें वाहिब के हाथ पर पड़ी थीं, जहाँ राधिया के दांतों के निशान लाल होने के बाद अब गहरे रंग में बदल चुके थे, ऐसे जैसे नील के निशान हों। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? ज़ेबा के सवाल पर समी और राधिया की निगाहें भी अचानक उसके हाथ पर पड़ी थीं। राधिया ने तो सराहत से निगाहें हटाई थीं, मगर समी ने भी परेशान होकर देखा था। वाहिब की गहरी निगाहों ने पल भर को उस बेनियाज को देखा था जिसकी ये कारस्तानी थी। वो सामने वाली कुर्सी पर ज़ेबा के साथ बैठी हुई थी। पता नहीं, शायद रात में किसी बहुत ही जहरीले कीड़े ने काट लिया है। उसकी आवाज़ गंभीरता पर राधिया की पलकें लरज़ी थीं। तो डॉक्टर को दिखाओ, ऐसे लाइट मत लो। समी ने उसे तनबीह की थी। जी बस अभी ऑफिस जाते हुए दिखाता हुआ जाऊंगा, उसने सर अज़बात में हिलाते हुए कहा था। राधिया, बैग कहाँ है तुम्हारा? ज़ेबा ने उसे नज़र हटाकर राधिया को मुखातिब किया था। जी वो अभी ऊपर कमरे में है, मैं अपना हैंड बैग ले जाती हूँ तो ले आती हूँ। राधिया और ज़ेबा की बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थीं। किस बैग की वो बात कर रही थी? चलो ठीक है, अम्मी अब्बू को बहुत सलाम कहना, वो बस 2 दिन में ही वापस कर लेना, मैं बहुत उदास हो जाऊंगी। वाहिब ने फिर नासमझी के अंदाज से सास बहू के इस प्यार को देखा था। जी ज़रूर, वो मोहब्बत से कहते हुए डाइनिंग रूम से निकलकर सीढ़ियों की जानिब चल पड़ी थी। कहीं जा रही है ये? उसके सवाल पर समी और ज़ेबा ने एक नज़र एक दूसरे को देखा था। हाँ, अपनी अम्मी की तरफ। क्यों? न जाने क्या हुआ कि एकदम वो पूछ बैठा था। आगे रमज़ान आने वाले हैं तो फिर कहाँ निकल जाएगी, इसलिए। क्यों, तुम्हें नहीं बताया? राधिया ने उसे तफसील बताते हुए उन्होंने उल्टा उसी से ही सवाल किया था। नहीं, शायद बताया था, मेरे जहन से ही निकल गया। वो बात बनाकर अपनी कुर्सी से उठा था। थोड़ी ही देर बाद वो समी और ज़ेबा से मिलकर उसके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई थी। न जाने क्यों वाहिब को गुस्सा आ रहा था। हालांकि उनके दरमियान जो हालात थे इस बिना पर उसका गुस्सा करना बनता नहीं था और वो ये बात जानता था, मगर फिर भी न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। इस वक्त छोड़ूं तुम्हारे घर या शाम में? आखिर जब गाड़ी मेन रोड पर डालते हुए भी उसने कुछ नहीं बताया, तब वाहिब ने लहजे को सादा रखते हुए पूछा था। नहीं, अभी तो बुटीक ही जाऊंगी, वहाँ से शाम में अब्बा पिक कर लेंगे। वो बड़े आराम से अपना प्रोग्राम बताकर बोली थी। ये भी अम्मी को कहना था, मुझे बता दें, आपको बताने की जहमत गवारा न करनी पड़ती। वो दांत किचकिचाकर बोला था। राधिया ने हैरत से उसके चेहरे पर मौजूद नाफहम से तासुरात देखे थे। मैं आपको बताऊं भी तो किस नाते से? उल्टा उससे सवाल किया था। ये जो रोज़ मेरे साथ जाती हो, ये किस नाते से?
उसने भी सामने देखते हुए उल्टा सवाल किया था। ये तो आंटी ने कहा है, इसीलिए उनकी बात का मान रखने के लिए जाती हूँ। उसकी बात पर वाहिब सुलग कर रह गया था। ओह अच्छा, माँ बाप ने कहा शादी कर लो, कर ली। आंटी ने कहा वाहिब के साथ जाओ तो चल दी। इतनी ही मासूम हैं आप, वो जलकर बोला। राधिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना जल क्यों रहा है उसके साथ, उलझ क्यों रहा है उसके साथ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने पहली रात कहा था इजाज़तनामे पर साइन कर दो, मैंने कर दिए थे। वो बुटीक के नज़दीक आ चुके थे जब राधिया ने जवाब दिया था। गाड़ी रोककर मुस्तहिल नज़रें उसकी कुछ ज़ाती नज़रों से देखने लगी थी। राधिया ने बैग पकड़कर उसे खुदा हाफिज़ कहती गाड़ी से उतर गई। सही तो कह रही थी वो, उसके साथ ताल्लुक़ शुरू करते भी तो राधिया ने उसकी बात ही मानी थी, फिर ये वावेला कैसा था। और ताल्लुक़ तो उसने कोई रखा ही नहीं था, वो तो निभा रही थी। अगले 2 दिन वाहिब की इंतहाई बेजारी के आलम में गुजरी थी। हर किसी को काट खाने को दौड़ रहा था, खासकर कमरे में आते ही अजीब वहशत होने लगती थी। फिर गाड़ी की चाबी उठाता वो और बेग मकसद आधी आधी रात तक बाहर सुनसान सड़कों पर गाड़ी लिए फिरता रहता था। उसे खुद अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। हर वक्त दिमाग में राधिया की बातें, उसका अंदाज, उसका हंसना, उसकी आंसुओं से भरी आंखें घूमती रहती थीं। क्या हो गया है, पागल हूँ मैं भी? खुद को बेतरह झटलाता रहा था कि चंद दिन उसके साथ गुजारने की वजह से है, हर वक्त उसे नीचा दिखाने की वजह से है, उसके हवासों पर सवार हो चुकी है। मगर कुछ कैफियतें ऐसी होती हैं बेनाम सी, जिन्हें इंसान महसूस करते हुए भी महसूस नहीं करना चाहता है। जब दिल शिद्दत से किसी एक हस्ती की जानिब खिंच रहा हो, जब हर मंजर उसके बगैर अधूरा लग रहा हो, हर रंग बेरंग लगे, तो वो बेनाम सी कैफियत मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं होती। मगर वाहिब तो उसे अपने ज़िंदगी से निकालने पर तुला था। कजा के अपने दुश्मन से मोहब्बत बहुत बार गहरी नफ़रत गहरी मोहब्बत में तब्दील हो जाती हैं, और यही कुछ वाहिब के साथ भी हो रहा था। हर लम्हे उसके करीब रहना, उसे जानबूझकर मुखातिब करने के चक्कर में उसे पता नहीं लगा कि वो कब उसका आदी हुआ और फिर ये आदत मोहब्बत में तब्दील हो गई। मगर वो इतनी आसानी से हकीकत मानने वालों में से नहीं था। ऑफिस से वापसी पर जिस लम्हे वो घर में दाखिल हुआ, राधिया की चहकती आवाज़ें यूँ महसूस हुई जैसे उसके कानों में रस घुल गई हो। सारी बेचैनी, उकताहट और चिड़चिड़ापन लम्हों में ही रफू चक्कर हो गया था। क्या अब भी खुद को झुठलाओगे? दिल ने गोया उसकी आंखें खोलना चाही थी, मगर वो सख्ती से उठ टपटता हुआ आगे बढ़ा था। सामने ही वो दुश्मनी जहाँ सोफे पर बैठी पता नहीं कौन से किस्से ज़ेबा को सुना रही थी, जो वो कभी हंसते और कभी उसे गौर से सुनने लगती थी। अस्सलाम वालेकुम। वो संजीदगी से सलाम करता हुआ एक सोफे पर टिक गया था। उसे देखकर राधिया की बोलती बंद हो चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम, ज़ेबा ने बड़े पुरजोश अंदाज में उसके सलाम का जवाब दिया था। जिससे सुनने की ख्वाहिश थी वो ज़ेरे लब सलाम का जवाब देकर खामोश हो चुकी थी। कल से क्या टाइमिंग्स हैं तुम्हारी? ज़ेबा ने रमज़ान के हवाले से पूछा था। 10 से 4 कर दी है मैंने। समी का सब बिजनेस वही संभालता था। चलो अच्छा है, टाइम से घर आकर रेस्ट कर लेना। ज़ेबा ने सर हिलाया था। मेरे कमरे में चाय भिजवा दें? दिल तो नहीं कर रहा था कि उसके सामने से उठे, लेकिन 2 दिन की अधूरी नींदें भी तो पूरी करनी थी ना। उठकर एक खामोश मगर किस कदर गहरी नज़र उस पर डालकर वो ऊपर चला गया था। राधिया को उसकी नज़रों की तपिश पर बुरी तरह महसूस हुई थी। सोच रहा होगा, फिर आ गई ढीठ। दुख से सोचते वो और भी दिल बदरिश्ता हुई थी। कब तक उसकी ये बेरुखी सहती? आखिर तो नाजुक मिजाज रखने वाली लड़की थी। वो लम्हा ब लम्हा अंदर से टूट रही थी, घुल रही थी, मगर वो अपने अंदर होने वाली तोड़ फोड़ किसी को बताती? सभी तो उसकी ज़िंदगी को परफेक्ट समझ रहे थे। माँ बाप से कहती या उन्हें अंकल आंटी से, या यहाँ अंकल आंटी से। सुबह सैरी के लिए राधिया ने अलार्म लगा दिया था। जैसे ही अलार्म बजा वो फ़ौरन ही उठ चुकी थी। मुँह हाथ धोने चल पड़ी थी। बाहर आई तो वाहिब वैसे ही बेसुध पड़ा हुआ था। ठंडी सांस खींचकर दोबारा से अलार्म लगाया और उसका सरहाने रखकर बाहर निकल आई थी। नीचे आई तो जरीना पहले से ही वहाँ मौजूद थी। राधिया ने उसके साथ मिलकर सहरी बनाना शुरू की थी। वो अच्छी कुकिंग कर लेती थी। जल्दी जल्दी पराठे बनाने शुरू किए थे। ज़ेबा भी थोड़ी देर बाद उन दोनों की मदद करने पहुँच गई थी। जाओ बेटा, वाहिब को जाकर उठा आओ। जैसे ही उसने आखिरी पराठे तवे से उतारा, ज़ेबा ने उससे लस्सी बनाते हुए उससे कहा था, आंटी मैं उनके सराहने मोबाइल पर अलार्म लगाकर रख आई थी, अब तो उठ गए होंगे। उसने जाने से कनई कतराई थी। चलो फिर भी एक बार देखाओ। वो उसे भेजने पर बाजिद थी। राधिया अब की बार खामोशी से किचन से निकलकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। कमरे में दाखिल हुई तो वो वैसे ही सो रहा था। फ़ौरन आगे बढ़कर अलार्म चेक किया तो वो बज कर बंद हो चुका था। तौबा है, आज क्या गर्दे घोड़े बेचकर सोए हैं हजरत, उठ ही नहीं रहे। अब की बार दोबारा से 1 मिनट का अलार्म लगाकर खुद भी वहीं खड़ी रही थी। वाहिब जो सीधी हाथ की जानिब करवट लिए लेटा हुआ था, आंखों की झरझरी से उसका झुंझला रूप देखा। इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि दिल यूं ही उसके देखते रहने को जिद करता रहा था।
जब तक बाजू से पकड़कर नहीं हिलाओगी मैं नहीं उठूंगा। वाहिब की आवाज़ पर उसके मोबाइल पर अलार्म सेट करते हाथ साकित हुए थे। उठ जाए शराफत से, अब अगर ना उठे तो मैं आंटी को भेजूंगी, उसने जलकर धमकी दी थी। नखरे तो देखो, जैसे मैं कोई बड़ी चहीती बीवी हूँ, उसने दिल में जलकर सोचा था। ठीक है, भेज दो, मैं भी कह दूंगा कि उसने तो मुझे उठाया ही नहीं। वो मज़े से अपनी सोची समझी स्कीम शेयर करने लगा था। क्या मुसीबत है, उठे, टाइम निकल जाएगा सहरी का, चोचले तो देखो। झुंझला कर बोलती हुई आखिरी के लफ्ज मुंह में बड़बड़ा कर रह गई थी। तो उठाओ ना आकर, वो मज़े से करवट बदलते हुए मुस्कुराते लहजे में बोला था। सहरी का टाइम निकलने का डर ना होता तो कभी उसकी बात ना मानती। गुस्से से आगे बढ़कर जोर जोर से उसके कंधे हिलाया था। अच्छा बस अब कंधा तोड़ना है मेरा। वाहिब अपनी फतह पर मुस्कुराता हुआ उठा था। अल्लाह करे दूसरी शादी के बाद सहरी पर उठ पेरा रोज़ा रखना पड़े। गुस्से से उसे बददुआ देती हुई वो कमरे से निकल गई थी। वाहिब के कह ने कमरे से निकलते वक्त उसका पीछा किया था। शराफत से नीचे आकर उसने सबके साथ बैठकर सहरी की थी। रादिया ने सब चीज़ें समेट कर किचन साफ किया था। सामिया और वाहिब मस्जिद जा चुके थे। समी और वाहिब मस्जिद जा चुके थे नमाज़ पढ़ने। ज़ेबा भी अपने कमरे में नमाज़ पढ़ने जा चुकी थी। उसने भी अपने कमरे का रुख किया था। वॉशरूम वज़ू करके निकली थी। अलमारी खोलकर नीचे वाली खाने में से जाए नमाज़ निकालने लगी थी कि नज़र वाहिब के सामने हैंग हुई शर्ट्स पर पड़ी थी। सबसे आगे वो शर्ट थी जो उसने सुबह पहनकर जानी थी। कुछ सोचकर आंखों में शरारत लिए उसे सारे बटन तोड़ दिए थे। अलमारी बंद करके खुद को शाबाशी दी। कुछ देर पहले ही सहरी पर उठने का बदला उसने ले लिया था। जो भी होगा कुछ देर तो वह झुंझलाएगा। इतना ही रादिया के लिए काफ़ी था। नमाज पढ़कर उसे आने से पहले सो गई थी। सुबह जिस वक्त वाहिब ने शर्ट निकालकर शीशे के सामने खड़े हुए बटन बंद करना चाहा तो वो नदारद। रादिया भी वहीं मौजूद कमरे की चीज़ें समेटते मुस्कुराहट होठों में दबाए हुए गाहे बगाहे उसकी परेशान हालत देखकर मज़े ले रही थी। एक बटन के बाद दूसरे बटन की जानिब किया, वो भी गायब। फिर तीसरा, चौथा, सब गायब। फ़ौरन कफ के बटन चेक किए, वो भी नहीं। ये तो बिल्कुल नई शर्ट थी। ड्राई क्लीन के लिए भी अभी तक नहीं गई थी। परेशान सूरत लिए हुए उसकी नज़र शीशे में नज़र आते रादिया के मुस्कुराहट रोकते हुए चेहरे पर पड़ी थी। एकदम बहुत कुछ समझ गया था। मुड़कर उसे देखा। उसने सराहत से रुख मोड़ा था। आंखें सुकेड़े वो उसे घूरने में मगन था। इधर आओ। एकदम उसकी आवाज़ पर रादिया ने मुड़कर उसकी जानिब हैरत से देखा था। फिर अपनी जानिब इशारा करके गोया तस्दीक चाहिए हो कि उसे ही बुलाया है। यहाँ क्या आपके भूत रहते हैं जिन्हें बुला रहा हूँ? इधर आओ। ये एकदम ही दहाड़ा था। जो कहना है यहीं से कहें। वो भी अपनी जगह टच से मस नहीं हुई थी। इस सब बकवास का मतलब? वो भुनाकर बोला था। इस कदर महंगी शर्ट उसने खरीदी थी जिसका वो त्या पाँचा कर चुकी थी। इस सब बकवास का जवाब जो आपने सहरी से पहले किया था। मज़े से उसे जताकर अपने बैग में मौजूद चीज़ें चेक करने लगी थी। वो मजाक था। वो अपनी बार मजाक तो ये भी मजाक है। इधर आओ और बटन ढूंढकर इन्हें लगाओ। वो हुक्मिया लहजे में बोला था। इस शर्ट को उतारकर संभाल लिए। दूसरी बीवी को पहली रात गिफ्ट करके उससे बटन लगवाइएगा। मज़े से उसे मशवरे देती कमरे से बाहर जा चुकी थी। जाहिल। वो गुस्से से शर्ट उतारते हुए बोला था। वाहिब भी सुलगता हुआ शर्ट बदलकर गाड़ी में बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद रादिया भी मज़े से उसके बराबर आकर बैठ गई थी। गाड़ी घर से बाहर निकलते ही उससे बदला लेने के दिल में चला था। थोड़ी ही आगे जाकर गाड़ी रोकी थी। उतरो। वाहिब के तने नकूश और संजीदा तासुरात पर उसने हैरत से देखा था। मुझे बुटीक जाना है। उसने जैसे हैरान होकर उसे याद दिलाना चाहा था। ड्राइवर नहीं हूँ, उतरो। कोई भी कैब या रिक्शा पकड़ो और अपने बुटीक जाओ। रादिया को समझ आ गया था कि सुबह की खौलन अब निकाल रहा है। वो खामोश होकर मोबाइल खोलकर बैठ गई थी। सुनाई नहीं दिया? अब की बार वो गुर्राया था। अच्छा ना, उतर जाती हूँ इस चाहे सवारी से। क्रीम मंगवा रही हूँ, आती है तो उतर जाऊंगी। वो मज़े से हाथ उठाकर बेजार अंदाज में बोली थी। वो हैरत से उस शहाना मिजाज को देख रहा था जिस पर उसकी किसी डांट फिटकार का कोई असर ही नहीं होता था, जबकि उसके मुकाबले में उसकी किसी भी बात के रद्द अमल के तौर पर वो अपना खून जलाने लग जाती थी, अपना टेम्पर लूज कर जाता था। नहीं, अभी उतरो। वो फिर से अपनी बात पर डटा था। अब की बार राधे ने एक तेज़ नज़र उस पर डाली थी। अच्छा ठीक है, मैं अंकल को कॉल करके कहती हूँ कि वाहिब मुझे सड़क पर उतारना चाह रहे हैं। फिर अंकल जाने और आप। वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में उसे समी और ज़ेबा की धमकी देकर चुप करा देती थी। अब भी यही हुआ था। 2 मिनट बाद ही एक गाड़ी उनके करीब आकर रुकी थी। वो आराम से उतरने लगी थी। वापसी पर भी आने की ज़रूरत नहीं है, मुड़कर उसे वार्न करती चली गई थी। वाहिब ने गुस्से से गाड़ी स्टार्ट की। हवाओं में उड़ाता ऑफिस पहुंचा था। ऑफिस आकर जैसे ही गुस्सा ठंडा हुआ उसकी फिक्र सताने लगी थी। पहुँच गई होगी कि नहीं। बेचैनी से अपनी सीट को दाएं बाएं घुमा रहा था। सितम ये था कि उसने फ़ोन किस मुँह से कर था।
कुछ सोचकर घर फ़ोन किया था। ज़ेबा ने उठाया था। क्या हुआ, खैरियत है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो ऑफिस के लिए निकले थे। जी वो असल में मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी तो राधिया को कैब ले दी थी। जैसे ही गाड़ी ठीक हुई है मैं ऑफिस आ गया। अब उसका फ़ोन मिला रहा हूँ तो बिज़ी जा रहा है। आप ज़रा कॉल करके पता करें कि वो पहुँच गई है, क्योंकि उसकी बुटीक का नंबर मेरे पास नहीं है। जल्दी से दिमाग में मंसूबा बनाया था। ओह अच्छा, चलो मैं चेक कर लेती हूँ, उन्होंने फ़ौरन से यकीन करते हुए कहा था। फ़ोन बंद कर दिया था। 10-15 मिनट बाद ज़ेबा का फिर से फ़ोन आया था। हेलो, हाँ वो खैरियत से पहुँच गई है। उनके बताने पर उसने सुकून का सांस लिया था। थैंक्स माँ, मोहब्बत से कहते हुए फ़ोन बंद किया था। बेटा, ये मोहब्बत तुझे बहुत ख्वार करवाने वाली है। खुद से मुखातिब होते हुए और इजहार अफसोस करते हुए सामने पड़ी फाइल खोली थी। मोहब्बत के असरात महसूस और नज़र भी आने शुरू हो गए थे। चंद दिन सुकून से गुजर गए थे। उस दिन वो चारों वाहिब के फुप्पो की जानिब इफ्तारी के लिए इन्वाइटेड थे। वाहिब अभी रेस्ट कर ही रहा था जब राधिया कमरे में दाखिल हुई थी। किस वक्त निकलना है? बेड पर नीम दराज मोबाइल पर गेम खेलते हुए उसने एक नज़र नमाज के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़े राधिया को देखा था, जिसकी एक हाथ में कुरान था। आंटी कह रही हैं कि बस आधे घंटे तक तैयारी शुरू करें, 5 तो बज ही जाएंगे, असर पढ़कर निकलेंगे। अब बिल्कुल इफ्तारी के टाइम पर तो किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता ना। उसके दूसरे जानिब बैठकर कुरान मजीद को सरहाने को ऊपर रख कर खोला और आहिस्ता आवाज़ में क़राअत से पढ़ने लगी थी। वाहिब को उसकी धीमी आवाज़ में की जाने वाली क़िराअत अपने शहर में जगाने लगी थी। सूरत रहमान पढ़ रही थी। हर बार जब वो फ़बीया अलाए रब्बिक मत का ज़ुबान पड़ती, वाहिब की आंखें नम हो जाती थीं। एकदम मोबाइल हाथ से रखकर उसके घुटने के पास सर रखकर लेट गया वो। राधिया एकदम उसकी इस हरकत पर खामोश हुई थी, फिर सिर झटक कर पड़ती रही थी। वो खामोश उसके करीब लेटकर उसकी मीठी आवाज़ का रक्स कतरा कतरा अपने अंदर उतारता रहा था। जिस लम्हे वो कुरान मजीद बंद करके उससे चूम कर आँखों से लगा कर उठी थी, वाहिब को लगा उसका वजूद खाली सा हो गया है। पूरे बेड पर लेटने की कोई और जगह नहीं मिली थी। एक तो पहले ही मैं किनारे पर थी और पीछे होती तो गिर पड़ती। राधिया ने अपनी नाहमवार होने वाली सांसों को कुछ देर पहले की कैफियत से पीछे छुड़ाते हुए कहा था। अभी अल्लाह का नाम लेकर फारिग हुई हो और लड़ने खड़ी हो गई हो? वाहिब ने सीधा होते हुए शरारत से भरपूर नज़रों से उसे देखते हुए शर्म दिलाई थी। वो मुंह बनाकर कुरान मजीद अलमारी में रखते हुए अपने कपड़े निकालने लगी थी। आप मेरी अम्मी को आंटी क्यों कहती हैं? वाहिब ने ऐसे पूछा जैसे बड़े पते की बात जान रहा हो। इसीलिए कि ये हक कुछ अरसे बाद किसी और को मिलने वाला है और मैं पराई जगहों पर रिश्तों को अपना नहीं बनाती। इसकी बात पर वाहिब ने सर ऊंचा करके उसकी पुश्त को देखा था। वो तो भूल गया था कि उसने दूसरी शादी के लिए किसी इजाज़तनामे पर उसे साइन करवाए हैं। जब से उसकी मोहब्बत का इदारा हुआ था वो तो सब कुछ फरामोश कर बैठा था। लब भींच कर उसने नज़रें वापस मोबाइल पर टिका दी थी जब राधिया कपड़े बदलने वॉशरूम में जा चुकी थी। यार वो कितनी देर लगानी है? वाहिब राधिया के कपड़े चेंज करने के फ़ौरन बाद खुद भी चेंज करके बाहर आ गया था। कितनी देर लगेगी तैयार होने में? डार्क मूंगिया रंग के शलवार कमीज़ में कफ फोल्ड करके अधूरी सी ओधा की शीशी से ऊद की शीशी से रोलर अपने गर्दन पर और बाजू पर लगाकर शीशे में देखते बाल सेट करता हुआ राधिया की जानिब मुड़ा, जो एक जानिब खड़ी बाल स्ट्रेट कर रही थी। बस 15 मिनट। उसने एक नज़र हल्की सी शेव में वजीहा से वाहिब की जानिब फ़ौरन देखकर कहा था। नज़रों का रुख बदल लिया था। राधिया का दिल उसकी नज़रों के साथ धड़कने लग गया था। ओके, वो अपनी तैयारी को भरपूर अंदाज में देखता हुआ कमरे से निकल गया था। अब 15 की जगह 20 मिनट हो चुके थे मगर राधिया थी कि बाहर ही नहीं निकल रही थी। वो झुंझलाया हुआ कमरे में दाखिल हुआ मगर शीशे के सामने ऑफ वाइट पर्ल्स की बालियां पहनती सजी सवरी वाइट और ग्रीन ही कलर के सूट में मलबूस राधिया पर नज़र पड़ी तो नज़रों ने पलटने से इनकार कर दिया था। बस आ गई, मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही थी, इसी में देर हो गई। वो मसरूफ़ से अंदाज में कमरे तक आते हुए खुले बालों को एक जानिब करती जल्दी जल्दी नाजुक सी हील वाली सैंडल पाँव में पहनती हुई बोली थी। तेज़ी से आगे बढ़कर क्लच उठाया। इफ्तारी पर जा रही हो या किसी की शादी पे? वाहिब ने जानबूझकर उसका रास्ता रोका था ताकि वो नज़र उठाकर वाहिब को देखे। अब इतने भी तैयार नहीं हुई हूँ, वो बामुश्किल उसकी गहरी बोलती आंखों से नज़रें चुराकर बोली थी। धड़कनों में अजीब सी बेरब्त सा शोर हो रहा था। बाल बांधो। न जाने क्यों उसे राधिया के खुले बाल से उलझन हुई थी। महबूब की जुल्फ का असीर होने से डर रहा था। मेरी मर्जी, इतनी मेहनत से स्ट्रेट किए हैं, कोई नहीं बांध रही। वो हठधर्मी से उसके दाएं साइड से निकल गई थी। बाल बांधो। वो फिर से अपनी बात पर जोर देकर बोला था। चाहे कैचर ही लगा लो लेकिन खुले नहीं छोड़ो। वो नहीं चाहता था ये खूबसूरती किसी और की नज़र में आए। वो अकेला ही इन घनेरी जुल्फ़ों का सितम सहने के लिए बहुत था। राधिया ने हैरत से उसके धौंस भरे अंदाज को देखा था। क्यों मानूं आपकी बात? नहीं बंद करती। वो भी कमर पर हाथ रखकर लड़ने को तैयार हुई थी। इसीलिए कि मेरे निकाह में हो। वो आंखों से उसके चेहरे पर गाड़ कर बोला था।
अच्छा, जब दिल करेगा तो निकाह में शामिल कर लेंगे और जब दिल करेगा तो 2 कौड़ी का कर देंगे। अच्छी ज़बरदस्ती है। वो हाथ हिलाकर कंधे उचकाकर बोली थी, वापस आकर लड़ लेना, अभी बाल बांधो। कोई बात समझ ही नहीं आती। वो कैसे कह देता कि तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ मुझ तक, अपने महरम तक महदूद रहनी चाहिए। उसे अपनी जगह से टसे मस ना होते देखकर राधिया ने घूर कर उसे देखा था। वापस मुड़ी, गुस्से से कैचर उठाकर बालों में लगाया था। वाहिब के चेहरे पर बड़ी ही जानदार मुस्कुराहट फैली थी। इससे पहले कि कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियां उतरते मोबाइल पर किसी का मैसेज टाइप कर रहा था। राधिया दुपट्टा सर पर लेने लगी थी। ये एकदम पाँव मुड़ा। आगे चलते वाहिब का सहारा लेने के लिए उसने हाथ उसके बाजू पर रखा था। क्या मसला है यार? वाहिब कोई ऑफिशियल मैसेज कर रहा था। राधिया के अचानक खुद को हाथ लगाने पर चढ़ा। वो अभी बामुश्किल खुद को उसके घनेरे बालों के सहर से, चेहरे के सहर से बचाकर आया था और वो थी कि फिर से उसका इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। गुस्से में उसके हाथ चटकने पर वो नहीं जानता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। ये एकदम पीछे से राधिया फिसलती हुई उसके पास से गिरती हुई तमाम सीढ़ियाँ गिरती ही चली गई थी। अये हाय, ये सब आनन फानन हुआ कि वाहिब को उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। नीचे गिरी उसकी दिलवोज चीखें उसकी हवास झंझोड़ कर रख गई थी। ज़ेबा और समी दौड़कर उसके पास आए, जो चीखने के साथ साथ ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वाहिब तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ उसके करीब पहुंचा था। अम्मा, वो माँ को पुकार रही थी। टांग थामे वो इधर उधर मछली की तरह तड़प रही थी। माथे पर भी सीढ़ी की कोई सीरा लगा था, जिसकी वजह से वहाँ गहरा कट पड़ चुका था और खून रिस रहा था। गाड़ी निकालो, समी ने फ़ौरन ही वाहिब से कहा था। वाहिब ने उसे उठाना चाहा, जब दर्द से बेहाल होते हुए भी राधिया ने उसके हाथ झटक से खुद को दूर हटाए थे। हाथ मत लगाए मुझे, अछूत हूँ ना, धक्का देते एहसास नहीं था। आंसू से भरी आंखों में गुस्सा समोए वो दहाड़ी थी। ज़ेबा उसे समी से बेयकीन नज़रों से उसे देखे थे। तुमने धक्का दिया है? समी और ज़ेबा अफसोस और हैरत से उसे देखा था। मैंने धक्का नहीं दिया। वो भी राधिया के इल्ज़ाम पर हैरान, एक नज़र से उस और एक नज़र समी और ज़ेबा को देखकर अपनी सफाई में बोला था, आह ए अम्मा। एक बार फिर तकलीफ ने राधिया को घेरा तो वो फिर से ज़ोर से चीखने लगी थी। वाहिब ने अब की बार किसी भी पर भी गौर किए बगैर तेज़ी से उसके बाजू में उठाया था और बाहर की जानिब दौड़ा था। राधिया अब तकलीफ से इस कदर बेहाल हो चुकी थी कि मज़ाहमत करने की भी उसमें हिम्मत नहीं रही थी। पिछले सीट पर एहतियात से उसे लिटाते वाहिब ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ा था। ज़ेबा और समी भी फ़ौरन ही गेट में बढ़े। ज़ेबा पीछे ही उसके साथ बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखते हुए उसे सहलाने लगी थी, जबकि समी बिल्कुल खामोश वाहिब के साथ आगे सीट पर बैठे हुए थे। अस्पताल पहुंचते ही वो उसकी तरह उसे बाजू में उठाए इमरजेंसी में पहुंचा था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि कौन उसे देख रहा है। उसे परवाह थी तो उसकी जो तकलीफ से निढाल हो रही थी। चेहरे पर खून की लकीरें अब सूख रही थी। फ़ौरन इमरजेंसी अलर्ट हुई थी। उसे बाहर जाने को कहा था। वाहिब, ज़ेबा और समी बाहर खड़े डॉक्टर्स का इंतज़ार कर रहे थे। समी ने बहन को फ़ोन करके आने से माजरत कर ली थी। फ़िलहाल ये नहीं बताया था कि राधिया सीढ़ियों से गिरी है, बस इतना कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि मैंने इस जैसे जंगली से इसे ब्याह दिया। फ़ोन बंद करके समी ने सर झटकाकर कॉरिडोर के दीवार के साथ पुश्त टिकाकर खड़े वाहिब को एक नज़र तनफ्फुर से देखकर कहा था। उसने सर उठाया था। आई स्वेयर मैंने ऐसा उसे नहीं गिराया। फिर वो फिर से अपनी बात दोहराने लगा था। ज़ेबा ने बस उसकी तेज़ चुभती हुई नज़रों से पर डाली थी। बोली कुछ नहीं थी। सर पर दुपट्टा जमाए वो तसी करने में मसरूफ़ थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। वो तीनों उसके गिर्द खड़े हो गए थे। बच्ची कैसे गिरी है? उसकी टांगों को रॉड 2 जगह से क्रैक हो गई है, नई डालनी पड़ेगी। तकलीफ दा मरहला है, मगर उसके साथ साथ आपको भी सब्र से काम लेना पड़ेगा। वाहिब ने उलझ कर समी और ज़ेबा को देखा था। बस सीढ़ियों से उतरते अचानक पाँव मुड़ गया था। ज़ेबा ने नज़रें चुराते हुए कहा था, ओ खैर, अल्लाह बेहतर करेगा, आप लोग दुआ करें। डॉक्टर उन्हें तसल्ली देकर अपने रूम के जाने बढ़ गया था। कौन सी रॉड? डॉक्टर के जाने के बाद वो उनसे मुखातिब हुआ था। तुम्हें इससे क्या? ज़ेबा ने खश्मगीन निगाहों से उसे देखा था। क्यों नहीं मुझे इससे कुछ? बीवी है वो मेरी। वो बेबसी से अपनी बात पर जोर देकर बोला था। कौन सी बीवी? हाँ, जिसने तुमने बीवी नहीं माना? अंधे नहीं हैं हम। तुम्हारा गुरेज, तुम्हारी बेजारी सब नज़र आती है। तुम्हें यही सोचा था कि चलो शुरुआत है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाओगे, लेकिन नहीं, तुमने तो उसकी बड़ी उम्र को उसका जुर्म बना दिया। नफ़रत की इस इंतहा तक पहुँच गए कि इस मासूम के साथ ये सलूक किया कि आज समी उसे बख्शने को तैयार ही नहीं थे। उसकी हड्डियाँ शुरू से ही मजबूत नहीं थीं, खासकर दाएं टांग की हड्डी कमज़ोर थी। इसीलिए छोटे होते ही 1-2 बार गिरने पर जब उसकी टांग की हड्डियाँ टूटी तो डॉक्टर्स ने रॉड लगा दी थी और कहा कि ये रॉड अब सारी ज़िंदगी उसकी टांगों में लगेगी। ज़रा सा धचका या टांग का मुड़ना उसे उम्र भर की माजूरी की तरफ ले जाएगा, लिहाजा एहतियात बरतें। यही वजह थी उसकी दोबारा मंगनी टूटने की।
सब यही समझते थे कि वो माजूर है, हालांकि सिर्फ हड्डियां कमज़ोर थीं और इनका इलाज भी रॉड्स की सूरत में करके उससे कमज़ोरी को दूर कर लिया गया था। मुझे जब शाइस्ता भाभी ने बताया कि मुझे बेहद तकलीफ़ पहुंची थी, फैसला कर लिया कि इस नगीना को अपने घर लेकर आऊँगी। क्या किसी की ज़रा सी कमज़ोरी को हम उसके गुनाह बना देंगे? हम कौन होते हैं ये सब करने वाले? तुम्हें इससे दिलचस्पी नहीं थी तो तुम्हें क्या बताते? और फिर जिस तरह तुम इस रिश्ते से हत्ते से ही उखड़ रहे थे, ऐन मुमकिन था कि तुम्हें बता देते तो तुम इस बात को जवाज़ बनाकर इससे शादी से इनकार कर लेती। मगर मुझे क्या पता था कि इस बच्ची के साथ ऐसी नाकदरी मेरे ही घर में होगी। ज़ेबा ने रोते हुए उस पर सब राज अफ़शा किया था। ओ खुदाया, सर थामे बेंच पर बैठे उसे अपनी हर ज़्यादती और उसकी खामोशी याद आई थी। तो ये वजह थी उसकी हर लड़ाई सीधी बकवास को बर्दाश्त करने की। उफ, वो लड़की उसके लफ्ज़ों को कौन कौन सा वार नहीं सह गई। उसे शदीद नदामत ने घेरा था। काश वो उसे थाम लेता, काश वो अपने हवासों में रहता, एक सेकंड को मोबाइल छोड़कर उसकी जानिब देख लेता। यकीनन उसका पाँव मुड़ा होगा और साथ ही रॉड भी क्रैक होने की वजह से वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई होगी, इसीलिए उसने मुझे थामा होगा। सर हाथों पर गिराए उसे वो एक एक लम्हा याद आया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वक्त को पीछे मोड़े। उसकी दिल रोज़ चीखें अब भी उसके कानों में सुनाई दे रही थी। एकदम वो वहाँ से उठकर डॉक्टर के मेन रूम में गया था। उसने डिटेल में उसकी कंडीशन के मुतालिक बात की थी। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, मगर उसे माजूरी से बचा लें। वो आज उस लड़की के लिए गिड़गिड़ा रहा था जिसे वो अपनी बीवी मानने से इनकारी था, जिससे ताल्लुक़ तोड़ने का बहाना ढूंढ रहा था। आज दिल उसकी तकलीफ़ पर रो रहा था, करला रहा था। डॉक्टर के रूम से बाहर आकर वो सीधा सामने बेंच पर बैठी ज़ेबा के पास आया था। आई स्वेयर माँ, मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। वाहिब ने एक आखिरी कोशिश की अपनी सफाई देने की। थामा भी तो नहीं था। दिल से कहीं आवाज़ आई थी। चलो मैं मान लेती हूँ कि तुमने ऐसी हरकत नहीं की थी, लेकिन आखिर वो तुम्हारे साथ ही सीढ़ियाँ उतर रही थी। अगर वो लड़खड़ाई थी तो क्या तुमने संभाल नहीं सकते थे? माँ थी, कैसे ना असल बात की तह तक पहुँचती। वो नादम सा खामोश हो गया था। 2 दिन हो गए थे उन्हें हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स ने उसे दिन आई रॉड डाल दी थी, नई रॉड डाल दी थी। रादिया के घर वालों को भी बता दिया था। एक रात उसकी अम्मी रहीं और एक रात ज़ेबा। तीसरे दिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। मुझे अम्मी के साथ जाना है, रादिया ने माँ को देखते हुए कहा था। वो मुसलसल 2 दिन से वाहिब को नज़रअंदाज कर रही थी। हालांकि वो सारा वक्त वहीं होता था, मगर वो ऐसे शो करती थी जैसे वो उसके आसपास कहीं है ही नहीं। सब ने उसकी ये सर्द महरी नोट कर ली थी। देखें, आपको जहाँ भी बच्ची को लेकर जाना है, बस ये याद रखिएगा कि 20 दिन तक इसे वहाँ से कहीं और मूव नहीं करना। डॉक्टर इस वक्त डिस्चार्ज शीट तैयार कर रहा था जब उसने ये बहस देखी थी। आंटी, हम इसे घर ले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे भी आप लोगों का उम्र का प्लान है, इसे ख़राब मत करें। ये सादत बार बार नहीं मिलती। रादिया आराम से घर पर ही रहेगी, वाहिब ने संजीदगी से शाइस्ता से कहा था। रादिया के अलावा उनकी 2 बेटियां थीं। फरहा की तो शादी हो चुकी थी, अब सामिया ही रह गई थी। वो फ़िलहाल पढ़ रही थी। शाइस्ता, वहाज और सामिया की 2 दिन बाद उम्र की फ़्लाइट थी। रादिया ने एक खफा सी निगाह माँ पर डाली, जो वाहिब की बात मान गई थी। वो मुँह बुलाकर घर आई थी। ऐसा करते हैं, ये नीचे वाला हमारे कमरे में तुम लोग रह लो, मैं और तुम्हारे अब्बू गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, ज़ेबा ने घर पहुंचते ही कहा था। नहीं अम्मी, आप और अब्बू तंग होंगे। कोई मसला नहीं है, मैं और रादिया गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। वाहिब ने उन्हें फ़ौरन ही मना किया था। काम वाली को अपने कमरे में भेजा ताकि वो उनके कपड़े गेस्ट रूम वाली अलमारी में शिफ्ट कर दे। रादिया को एहतियात से बेड पर बिठाया। फ़िलहाल उसे टांग को मोड़ने से मना किया गया था। रादिया मुसलसल खामोश थी। उसके चेहरे पर नागवारी साफ पड़ी जा सकती थी। ज़ेबा और समी के साथ वो नॉर्मल थी, मगर वाहिब को मुखातिब तक नहीं कर रही थी, ना उसकी जानिब देख रही थी। वाहिब ने उसके हक बजानिब समझा। जो कुछ वो उसके साथ कर चुका था, उसके बदले रादिया का रवैया उसके अपने साथ बिल्कुल ठीक लगा था। रात में सोने का वक्त आया तो तब भी वो वाहिब ने ज़ेबा को उसके कमरे में सोने से मना कर दिया था। आप आराम से रेस्ट करें, रोज़ा भी रखना होगा। सुबह बेआराम रहेंगी तो बीपी शूट कर जाएगा। मैं हूँ ना यहाँ। वाहिब के इसरार पर रादिया का दिल किया कि उसे बहरूपिया का दिमाग ठिकाने लगा दे। वो क्यों अब मेहरबान हो रहा था, अब जब उसे ज़रूरत नहीं थी, ना उसकी ना उस ताल्लुक़ की। ये आखिरी धचका बहुत शदीद लगा था। क्या था अगर वो इंसानियत के ही नाते उस दिन उसे थाम लेता, मगर जिस तरह उसने रादिया का हाथ झटका था, वो झटका उसके दिल पर घूंसे की तरह लगा था। इस चोट की दर्द अब कभी नहीं जाने वाली थी। देख लो बेटा, तुम्हें तंगी होगी, ज़ेबा ने रादिया का खतरनाक हद तक संजीदा चेहरा देकर कहा था। वो तो माँ बाप थे, उन्होंने वाहिब को माफ़ कर दिया था, मगर वो जिसने न जाने क्या क्या सहा था, वो कैसे माफ़ करती। मैंने फ़िलहाल कुछ दिन का ऑफ़ ले लिया है। जो कोई काम होगा वो मैं घर पर ही लैपटॉप पर कर लूँगा, बाकी अब्बू संभाल लेंगे, उसने रसानियत से कहा था। अच्छा चलो, कोई मसला हो तो हमें जगा देना।
वो बदिल न ख्वास्ता वहाँ से उठी थी। जरीना से कहीं यहाँ लेटे जेबा के जाते ही जैसे ही वाहिब ने दरवाज़ा बंद किया, रादिया की सपाट आवाज़ सुनाई दी थी। मैं हूँ ना आपके पास। उसने जैसे तसल्ली दिलाई थी। आप हैं इसीलिए परेशानी है। रात को उठकर गिर भी गई बेड से तो आप क्यों उठाएंगे? वो जहर खुंदा लहजे में बोली थी। वाहिब ने बड़े सुकून से उसका ये लहजा बर्दाश्त किया था। किस किस्म का रिएक्शन ना देकर रादिया हैरान हुई थी। बड़े आराम से उसकी दवाइयाँ चेक करके उसने नाइट बल्ब ऑन किया था। लाइट ऑफ करके उसके जानिब बढ़ा। वो सांस रोके उसके जानिब बढ़ता हुआ देख रही थी। झुककर उसके शानों से थाम कर आगे किया। रादिया को लगा एक सनसनी सी पूरे जिस्म में फैल गई हो। जो 3 तकिए उसके पीछे टेक लगाने के लिए रखे हुए थे उनमें से 2 हटाए, फिर उसके बाजू को आगे किया क्योंकि उसने अभी टांग पर जोर नहीं देना था। फिर दोबारा से उसे बेड पर इस तरह बिठाया कि वो कमर सीधी करती तो आराम से लेट जाती। रादिया जैसे उसके वजीहा चेहरे को हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। ना कोई नागवारी थी, ना कोई बेजारी, ऐसे जैसे मोहब्बतें टपक रही थीं। वो गुमसुम सी उसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। उसे दोबारा कंधे से थाम कर लिटाया था। उसकी हैरत भरी नज़रों में देखते एक जानदार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी। फिर सीधा होकर उसकी टांगों पर पकड़ा कपड़ा दिया था। क्या कर रहे हैं ये आप? आखिर हैरत को अल्फाज मिले थे। मेरा फ़र्ज़ है, बड़े आराम से जवाब दिया गया था। मेरी कमज़ोरी तो वैसे भी अब आपकी नज़रों में आ गई है। अब तो रास्ता साफ है। इसी बहाना बनाकर मुझे ज़िंदगी से निकाल दे और किसी और का हाथ थाम ले। वो उसके करीब तकिया कर लेटा, एक हाथ उस सर के नीचे रखे बड़ी फुर्सत से उसकी ज़बान की तरतीर सह रहा था। वो खैर मैं ले ही आऊँगा किसी को ज़िंदगी में, लेकिन आपको नहीं निकालना। अगर निकाल दिया तो लड़ूंगा किससे? शरारती मुस्कुराहट होठों में दबाए हुए वो फिर से चढ़ा रहा था। रादिया को जब जवाब समझ नहीं आया तो गुस्से से मुंह दोबारा दूसरी जानिब मोड़ लिया। जहन पर इतना बोझ मत डालें, सो जाएं। तकिए पर सर रखते हुए उसके हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामा था। रादिया ने झटकना चाहा तो वो और भी मजबूती से थाम गया। हाथ हटाएं, क्यों पकड़ा है? वो दबे दबे अंदाज में चीखी थी। इसीलिए कि रात को जब आप हल्की सी भी जनबिश करें तो मेरी आँख खुल जाए। मोहब्बत से गुंदा लहजा था। रादिया ने जख्मों पर जैसे नमक बनकर लगा और तकलीफ बढ़ा गया। इतनी जहमत की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए कहा था जरीना को यहाँ रुकने दें। वो सर्द और खुशक लहजे में बोली थी। कुछ दिन के लिए मुझे जरीना समझ लो और अब खामोश होकर सो जाओ। पता नहीं कैसी नींद की दवाएं डॉक्टर ने दी हैं, लगता है आपकी नींद उड़ गई है। बड़बड़ाते साथ ही वो फिर से आंखें बंद करके लेट गया था। खामोशी छाई तो रादिया को भी नींद ने जकड़ लिया था। रात में किसी पल उसका गला खुश्क हुआ, ऐसे जैसे कांटे चुभने लग गए हों। आँख खोलकर दाएं जानिब सोए हुए वाहिब की तरफ देखा। उसका हाथ अभी तक उसके हाथ में था, मगर गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं थी। उसका एहसान लेने के बजाय उसने सोचा खुद उठकर पास पड़े जग से पानी पी ले। अभी हाथ आहिस्ता से उसके हाथ के नीचे से निकाल ही रही थी कि वाहिब ने पट से आंखें खोली थी। सर आज से उठ बैठा। रादिया को कोफ्त से उसे देखा था। क्या हुआ, क्या चाहिए? तेज़ी से उठकर बैठा था। पानी लेना है? मैं ले लेती हूँ, यहाँ ही तो पड़ा है। उसका बेजार सा लहजा नज़रअंदाज करते वाहिब उठा था। उसकी साइड पर आकर उसे उठाने में मदद दी थी। पानी का गिलास होठों से लगाया जब राधिया ने नागवारी से उसका हाथ झटक कर पीछे किया था। टांग खराब है, हाथ सलामत है, मैं खुद पी सकती हूँ। राधिया की बात पर उसने खामोशी से गिलास उसके हाथ से पकड़ लिया था। पानी पीकर वो वापस लेट गई थी। क्यों इतने अच्छे बन रहे हैं? अब कौन सा ड्रामा रह गया है जो प्ले करना बाकी है? वो उलझती जा रही थी। उसकी किसी तल्ख बात पर वो गुस्सा ही नहीं हो रहा था। आखिर इन चंद दिनों में ऐसी क्या काया पलट हो गई थी कि वो सब भूल गया था। ये भी कि वो इन चाहे रिश्ते के सबब इसके घर इसके पास मौजूद है। सिर्फ इतनी सी गर्ज है कि शायद मेरे ऐसा करने से आपकी कोई दुआ मुझे लगे और मेरा वो काम जो सब उल्टे हो गए थे सीधे हो जाएं। पुरशौक निगाहों से उसका लहजा बिखरा रूप देखा था। दुआ तो कभी नहीं निकलेगी अब, वो तल्ख लहजे में बोली थी। लगी शर्त? वाहिब ने यकदम उसके सामने अपनी चौड़ी हथेली फैलाई थी। मुझे ऐसे बेहुदा हरकतें करने की कोई शौक़ नहीं है। चेहरा मोड़कर वो सपाट लहजे में बोली थी। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा बजा था। वाहिब उठकर बैठा था। आ जाएं। ज़ेबा ने उसकी इजाज़त मिलते ही कदम अंदर रखे थे। कैसी हो बेटा? मोहब्बत से राधिया के करीब आते उसके माथे पर प्यार किया था। बेहतर हूँ, उसने हल्की सी मुस्कुराहट से जाकर जवाब दिया था। वाहिब ने हसरत से उसकी मुस्कुराहट देखी थी। बेटा रोज़ा रखना है? अब उनका रुख वाहिब की जानिब था। जी जी, क्यों नहीं, कहते साथ ही वो वॉशरूम में मुंह हाथ धोने चल पड़ा था। मैंने भी रखना है, उसने ज़िद की थी। बेटा वैसे तो कोई मसला नहीं, लेकिन दवाइयाँ लेनी होंगी तुम्हें तो। वो हिचकिचाई थी। आंटी मैंने और करना ही क्या है सारा दिन, तो बस यहीं बैठे रहना है, कौन सा कोई काम करना है कि रोज़ा लगेगा, उसने फिर से कहा था। वाहिब बाहर आकर
उनकी तकरार सुन रहा था। ओके, आज का रख कर देख लो, अगर सही रहा तो जारी रख लेना। वाहिब ने मसले का हल निकाला था। डॉक्टर से नहीं पूछना बेटा, ज़ेबा ने फिर से कहा था। आप सहरी तैयार करवाएं, मैं डॉक्टर से अभी कॉल करके पूछ लेता हूँ, वो भी तो इस वक्त सहरी के लिए उठे होंगे ना। उसने मोबाइल पकड़ते हुए एक और हल निकाला था। राधिया ने फिर चोर नज़रों से उसकी चौड़ी पुश्त को देखा था। फिर डॉक्टर की इजाज़त मिलते ही वाहिब उसकी और अपनी सहरी कमरे में ही ले आया था। बेड पर जरीना ने सब सलीके से रखा। वाहिब ने उसकी प्लेट में सालन निकाला था, रोटी उसे थमाई थी। सहरी करने के बाद राधिया ने वज़ू करने की भी जिद की थी। मैं बैठकर तो नमाज़ पढ़ सकती हूँ ना। इसकी बात पर वाहिब ने अज़बात में सर हिलाते उसे सहारा देकर खड़ा किया था। आहिस्ता आहिस्ता उसे चलाते वॉशरूम तक लेकर आया। उसके कमर के गिर्द बाजू बांधते उसे वज़ू करने का इशारा किया था। राधिया ने बाजू तक सब वज़ू आराम से कर लिया था। अब पाँव धोने की बारी थी। बाहर चलो, मैं एक बाउल में पानी लाता हूँ, हाथों पर लगाकर हल्का सा मसा कर लेना। वाहिब की बात पर उसने होले से सर हिलाया था। वाहिब ने दोबारा उसके कंधों को थाम कर होले होले चलाते बेड के करीब लाया था, फिर बढ़ाकर उसकी टांग आहिस्ता से थाम कर ऊपर रखी थी। आया बाउल में पानी लाया। राधिया ने मसाह करके दुपट्टा नमाज के अंदाज में बांधा और बैठकर नमाज अदा की थी। वाहिब भी इतनी देर में नमाज से फारिग हुआ। मुझे कुरान पकड़ा देंगे, एक और ख्वाहिश थी। वाहिब सर हिलाते हुए बाहर आ गया था। वापसी पर उसके हाथ में कुरान था। राधिया को पकड़ाया और खुद दूसरी जानिब जाकर लेट गया था। राधिया ज़ेरे लब कुरान पढ़ रही थी। सुनो, एकदम वाहिब ने उसे पुकारा था। राधिया ने सवाली नज़रों से उसकी जानिब देखा था। ऊंची आवाज़ में किरात करो। उसकी फरमाइश पर राधिया ने लब भीजे थे। वही दिन फिर से याद आया था। ठंडी सांस लेकर ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगी थी। वाहिब ने सर उसके करीब उसी अंदाज में रखा। उसकी आवाज़ में मिठास उसके अंदर घुलती जा रही थी। वो तेज़ी से रिकवर कर रही थी। बुटीक का काम उसका असिस्टेंट संभाल रही थी। एक आध दिन बाद ज़ेबा चक्कर लगा लेती थी। वो सब उसे हथेली पर छाला बनाए हुए थे। बाकी सबकी मोहब्बतों पर तो उसे शक नहीं था, लेकिन वाहिब का ख्याल रखना और यूं उसे अहमियत देना उसके अंदर आग लगा देता था। अपनी कम मायगी का एक एक लम्हा याद आता था। उसके लफ्ज़ों से दिए जाने वाले ज़ख्म अभी भी हरे थे। सारा दिन उसके पास ही कमरे में रहते वो ऑफिस का काम करता रहता था और इस दौरान उसका एक एक काम खुद करता था। आखिरी अशरा भी एहतमाम को था जब उस दिन वो मार्केट गया और वापसी पर राधिया के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लाया था। रात में जिस वक्त वो उसे चीज़ें दिखा रहा था, उसका दिल किया सब कुछ उठाकर घर से बाहर फेंक दे। वो क्यों ये सब इनायतें कर रहा था? अब क्या मकसद था उसका? बस करें, इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। आपका असल रूप देख चुकी हूँ, तो फिर अब ये अच्छाई का मास्क पहनकर क्या साबित कर रहे हैं? हाँ, वो गुस्से में भड़कती हुई सब चीज़ें हाथ मारकर बेड पर गिरा चुकी थी। अगर आपकी याददाश्त खो चुकी है तो मैं बताती चलूँ कि आपसे उम्र में 5 साल बड़ी हूँ मैं। एक अनचाही बीवी, मुझसे तो नफ़रत थी आपको, फिर ये नवाजिशें क्यों? बेफिक्र रहें, किसी को आपके बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। जब दूसरी शादी का कहेंगे आपका साथ दूँगी, मगर ये सब करके मेरी अजियतों में इजाफा मत करें प्लीज़। वो बेइख्तियार ही होकर रो पड़ी थी। अगर मैं अपने केस की माफ़ी मांगूं, क्या फिर भी यकीन नहीं आएगा? वाहिब एक एक चीज़ उठाकर सामने पड़े सोफे पर रख कर उसकी जानिब आया था। उसके करीब नीचे बैठते हुए बोला था, क्यों चाहिए माफ़ी? आप दुरुस्त थे और आप दुरुस्त हैं। मुझे अपने माँ बाप की मजबूरी नज़र ना आती तो कभी ऐसा अपना अबनॉर्मल रिश्ता ना जोड़ती। हर लम्हे आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं कोई उम्र रसीदा औरत आपके पल्ले बांधी गई हूँ। मुझे अब आपकी माफ़ी से कोई सरोकार नहीं है। हमदर्दी कर रहे हैं ना? माजूर हूँ, मगर इतनी नहीं कि अपना बोझ खुद ना उठा सकूँ। बस अपने ठीक होने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही चलने फिरने के लगूंगी आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। उसका एक एक लफ्ज़ वाहिब को तकलीफ से दूर चार कर रहा था। ये हमदर्दी नहीं है बेवकूफ़। वो होले से मुस्कुराया था। ओह बस करें, मोहब्बत के झूठे ढोंग मत चर्चाएं। सिर्फ इसीलिए कि मैं आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर आपके इश्क में गिरफ्तार नहीं हुई, आपसे रहम की भीख नहीं मांगी, तो इस सब का बदला यूँ ले रहे हैं मुझसे फ्लर्ट करके? आंसू बेदर्दी से साफ करती वो बदगुमानियों की इंतहा पर थी। हमारे माशरे का अलमिया ही ये है कि बड़ी उम्र की औरतों से शादी नहीं करनी है। हाँ, फ्लर्ट जायज़ है। लो जी, ना जाने कितनी लड़कियां मजबूरी की आड़ में घरों में बैठी हैं, मगर लड़कों ने नाजायज़ ताल्लुकात तो बना लेना है, मगर किसी बड़ी उम्र की लड़की से शादी करके उसे इज्जत नहीं देनी। अगर ये ऐसा ही गुनाह का काम होता तो हमारा इस्लाम में हमारी आखिरी प्यारे नबी अपनी पहली ही शादी एक बड़ी उम्र की औरत के साथ ना करते। 10 साल, 15 साल, हत्ता कि 20-20 साल छोटी लड़कियों से शादी करते हुए
आप जैसे लड़कों को शर्म नहीं आती, मगर बड़ी उम्र की लड़की से शादी करते हुए गरज जाग पड़ती है, नाइंसाफ़ी लगती है। 4 शादियों के लिए आप मर्दों को दीन याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ अपनी गर्ज शामिल होती है। हाँ, लेकिन बड़ी उम्र की लड़की से शादी करते वक्त उसे गुनाह तस्वुर किया जाता है, ऐसे जैसे वो अछूत हो। आपने भी मुझे अछूत समझा, शुरू दिन से बस यही बावर करवाया, मेरी उम्र बड़ी है, मेरी उम्र बड़ी है। क्या सोचकर अब आप मुझे मोहब्बत के दावे कर रहे हैं? मतलब भी जानते हैं मोहब्बत का? एहसास, प्यार, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए कुर्बानी। आप तो मेरा हाथ नहीं थाम सके, मुझे सहारा नहीं दे सकते। हाँ, मोहब्बत करेंगे मुझसे? जब वो बोलने पर आई तो अगले पिछले तमाम हिसाब चुका दिए थे। वाहिब ने उसे एक पल को भी नहीं टोका था। जितनी नफरत उसे दी थी उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं जानता हूँ मुझसे ये सब गलतियाँ सरजद हुई हैं, वो शायद रद्द अमल था। कोई भी मेरे साथ समझने को तैयार नहीं था। और फिर लोगों का रिश्तेदारों को चहमगोइयाँ। हमारी शादी पर बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना कि ज़ेबा भाभी और समी भाई को इतनी क्या जल्दी थी वाहिब की शादी की। अच्छे भले लड़के की 5 साल बड़ी लड़की से शादी कर दी तो क्या ये कह रहा था कि शहाब का किया धोने का खातिर बेचारे वाहिब को फंसा दिया। खुद सोचो, हम एक माशरे में रहते हैं जहाँ हर सोच और जहन रखने वाले लोग मौजूद हैं और लोगों की बातें इतनी काटदार होती हैं कि वो अच्छे भले इंसान का दिमाग ख़राब कर दें। मैं पहले ही उलझा हुआ था और इस पर लोगों की बातें, बस मैं वो सब कर गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मगर आप अगर थोड़ा सा मुझे समझ पाती शायद हालात बेहतर होते। आपका दिल शिकन रवैया, मेरी हर बात पर पूरा मुकाबला। उसकी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि रादिया कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगी थी। प्लीज़ पूरी बात सुन लो, वाहिब ने उसे रोका था। मैं आपको कसूरवार नहीं कह रहा, क्योंकि शुरू में मैंने किया था। जाहिर है आपको अपना भरम रखने के लिए इतना तो करना ही था। बहरहाल जो भी हुआ, मैं अपने किए पर बेहद नादम हूँ। बस इतनी ख्वाहिश है कि मुझे माफ़ कर दो। आपका हाथ झटकने का कफ़ारा तो सारी उम्र देना होगा, मगर आप अब मेरा बढ़ा हुआ हाथ चटक कर बदला ले रही हो। वाहिब उसे अपने रवैये की एक एक वजह बताता चला गया था। नहीं वाहिब, मैं इतनी आसानी से वो सब नहीं भूल सकती। बिना किसी कसूर के आपने इतना कुछ कह दिया। मुझे अजीब नफरत होने लग गई थी खुद से। वो खोए हुए लहजे में बोली थी, अच्छा बताओ क्या करूं कि आप इन सब बातों को भूल जाओ? वाहिब ने हथियार फेंकते हुए मसलहतन भरा सा लहजा अपनाते हुए कहा था, मुझे अपनी ज़िंदगी से जाने दें। रादिया की बात पर वो सुन रह गया था। और कितनी अजियत दोगी? क्या कुछ नहीं था उसके बेबस लहजे में? जब तक मेरी अजियत कम नहीं होती, वो गोद में रखे हाथों की जानिब देखते हुए खुदरे लहजे में बोली थी। वाहिब ने लब भीज से उसके पास से उठकर खड़ा हुआ था। चंद लम्हे उसके झुके सर को देखता रहा, फिर झुककर उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सब्त करके पीछे हट गया था। राधे ने नफरत से माथा रगड़ा था, जैसे उसका लम्स मिटाने की कोशिश कर रही हो। वाहिब ने तकलीफ से ही मंजर देखा था। खामोशी से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। राधिया अब खुद काफ़ी चल लेती थी, खुद काफ़ी हिलझुल लेती थी। गर्दन मोड़कर उसे बाहर जाते देखा था, फिर खामोशी से आगे हुई और तकिए पर सर रखकर लेट गई थी। दिल की भड़ास तो निकाल चुकी थी, मगर नींद फिर भी आंखों से कोसों दूर थी। वो बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा था। एक हाथ स्टीयरिंग पर था तो दूसरा बालों में फेर रहा था। राधिया को एक एक लफ्ज़ सच था। वाकई इस माशरे में हमने एक निहायत ही जायज़ रिश्ते को गुनाह बना दिया है, जहाँ कोई लड़का बड़ी उम्र की लड़की से शादी करे ना सिर्फ लड़के को बातें सुनाई जाती हैं, बल्कि लड़की को भी सबसे ज़्यादा तनज़ीक का निशाना बनाया जाता है। बार बार ये जताया जाता है कि अपनी उम्र देखो और ये लच्छन हो, हाय छोटे लड़के से शादी कर ली, इतना भी क्या बेशर्मी। उसको देखो, उसकी जवानी ही ख़त्म नहीं हो रही है, अपने से छोटे से शादी कर डाली। और न जाने कितने ही ऐसे जहर में डूबे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक लड़का और लड़की चाहे जिस भी उम्र के हों, वो नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कर लें, हमें वो गवारा है। मगर क्या जायज़ रिश्ते में बंध जाएं तो उससे हम नाजायज़ बनाने पर तुल जाते हैं। वाहिब को अपना आप बिल्कुल खाली महसूस हो रहा था। पढ़ा लिखा हुआ होकर भी उसने कितनी घटिया हरकत की थी। वो जब जब उसके साथ खड़ी होती थी उसे माँ की अल्फाज याद आते थे, तुम उससे बड़े लगते हो, वो छोटी लगती है। वो इतनी नाजुक सी थी कि वाहिब को कई बार माँ की कही ये बात सच लगी। और अगर वो इतनी कामनी सी ना होती तो भी क्या, बहुत सी लड़कियां शादियों के बाद इतनी बेडौल हो जाती हैं कि मियाँ से बड़ी लगती हैं, चाहे 10 साल छोटी हों। उफ, मैंने क्यों इतनी बड़ी जल्दबाजी और बेवकूफ़ी का सबूत दिया था? उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। कैसे वो उसके दिल से अपने अल्फाज को खरोच डाले। सही कहते हैं, ज़बान से निकले अल्फाज और कमान से निकला तेल कभी वापस नहीं आते।
बस पछतावे रह जाते हैं। और वो पल पल अब इस पछतावे की आग में जल रहा था। देयर इज़ अ टाइम ऑफ डे। वो पल पल इस आग में जल झुलस रहा था कि काश वो वक्त के पीछे ले आता। काश वो अपने और राधिया के रिश्ते को यूं बिगड़ने के बजाय कुछ वक्त दे देता। मगर अब लगता था कुछ नहीं बचा था। वो तो वापस पलटने को तैयार ही नहीं थी। सुबह में जिस लम्हे वाहिद की आंख खुली, राधिया कमरे में नहीं थी। वो अब स्टिक पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चल लेती थी, मगर आज भी उसे सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया गया था। इसीलिए फ़िलहाल वो दोनों गेस्ट रूम में ही थे। वाहिद मुंह हाथ धोकर बाहर लाउंज में आया तो वो खुद अखबार पढ़ने में मगन थी। राधिया ने एक नज़र उठाकर सामने से आते वाहिद पर डाली थी, जबकि वो वापस अखबार के जानिब मुतवज्जा हो गई थी। वाहिद थोड़ा सा फासले पर उसके सोफे पर बैठ गया था। राधिया को उम्मीद थी कि कल रात की बातों के बाद वाहिद अब उसकी कोई उम्मीद नहीं लगाएगा, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब वो उसके घुटने पर मज़े से कुशन रखकर उस पर सर रखकर लेट गया। राधिया ने घबराकर एक नज़र अंदर काम करती हुई ज़ेबा और जरीना को देखा, फिर घूर कर वाहिद के घने बालों वाले सर को देखा था। ये क्या बेहूदगी है, वो दबे दबे लहजे में चीखी थी। क्या? वाहिद ने आंखों पर रखा हाथ हटाकर अचंभे से उसके सुर्ख चेहरा देखा था। यहाँ क्यों लेटे हैं? उठे यहाँ से। वो एकदम उठ नहीं सकती थी। उन्हें तो कब का उसका सर नीचे पटक कर उठ चुकी होती। आपको समझ क्यों नहीं आती कि अब मुझे इन सब हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो उसकी मासूमियत पर ज़िद होकर बोली थी। मगर आपको ये क्यों नहीं समझ आती कि आपके इस बेजारी से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो भी उसी के अंदाज में बोला था। आप क्यों अपनी ज़िंदगी फजूल में तबाह कर रहे हैं जब मुझे आपके साथ अब रहना ही नहीं है? राधिया ने कतार भरे लहजे में कहा था। मैं अब ही तो अपनी ज़िंदगी के साथ सही कर रहा हूँ, वो खोए हुए अंदाज में बोला था। मगर ये सब अब मेरे साथ ठीक नहीं है। मैं अब अपनी आइंदा ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करूँगी। बहुत कर लिया दूसरों पर अंसर। जिस हमदर्दी का बुखार आपको चढ़ा है ना, वो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, वो तल्खी से बोली थी। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। वाहिद ने एक लखत उठाकर उसके करीब होते हुए सरगोशी नुमा लहजे में कहा था। इस बार नफ़रत के किनारे पर आप खड़ी हो जाएं और मोहब्बत के किनारे पर मैं। जिसका जज्बा ज़्यादा ताकतवर हुआ वो जीत जाएगा, और फिर दूसरी फरीक को उसी की बात माननी पड़ेगी। वाहिद की बात पर वो तब गई थी। मैंने पहले भी आपसे मोहब्बत नहीं की थी, साफ गोई से बोलती वो उसे आईना दिखा गई थी। लेकिन रिश्ता निभाने का इरादा तो किया था ना। वाहिद की बात पर वो चंद लम्हे खामोश हुई थी। मैं 1 इंच भी अपनी जगह से हिलने वाली नहीं हूँ, वो धमकी आमेज़ अंदाज में बोली थी। मत हिलना, मैं बाजू में उठाकर अपनी तरफ ले आऊँगा। वाहिद के चेहरे पर गहरी दिलकशी मुस्कुराहट बिखरी, जिसने राधिया को पलकों को लरजने पर मजबूर किया था। फिजूल बातें। स्टिक अपने करीब करके वो उठना चाहती थी जब उससे भी पहले वाहिद ने उठकर उसे सहारा दिया था। मैं अब खुद चल सकती हूँ। वो फिर उसके हाथ को झटका देना चाहती थी। वो इससे पल पल धुतकार रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ दिन पहले वाहिद उसे धुतकारता था। मगर वो अपने हौसले मजबूत रखे हुए था। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ जिसे आप अपने मुझे अपना आदी बनाकर मोहब्बत में झगड़ा है, मैं भी आपको अपना आदी बनाकर इस मोहब्बत में हमेशा के लिए कैद कर लूँ। उसकी जानिब झुकते उसकी नाराज़ नज़रों में अपनी मोहब्बत पाश नज़रों से गाड़े उसके एक एक लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। राधिया ने वैसे ही तंज किया जैसे कभी वो करता था। वी विल सी। वाहिद ने उसे गोया चैलेंज किया था, और फिर उसने जो कहा था वो सच कर दिखाया था। राधिया की हर बेजारी के जवाब में उसके पास उसे देखने को सिर्फ मोहब्बत ही होती थी, एहसास होता था। इन्हीं दिनों में चांद रात भी आ गई थी। वाहिद ईशा की नमाज़ पढ़कर आया, उसके सर हो गया था। चलो मेहंदी लगवा कर लाऊं। वो जो बेड पर बड़े मज़े से बैठी हुई मोबाइल में मसरूफ़ थी, उसे अचानक अफ्ताब पर तवरे चढ़ाकर उसकी जानिब देखा था। मुझे कहीं नहीं जाना और कोई मेहंदी नहीं लगानी थी, वो कड़वे कसीले लहजे में उसे जवाब दे रही थी। दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ हो गई थी। जाना तो पड़ेगा, मैडम के नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। वो भी अपनी ज़िद पर कायम था। बूढ़ी औरतों को मेहंदी और मेकअप से क्या सरोकार, वो फिर से उस पर तंज करके बोली थी। वो जो बेड के दूसरे समेत बैठा था, मोहब्बत से उसके चेहरे पर अपने दाएं हाथ की उंगलियां फेरते राधिया उसकी जुर्रत पर खश्मगीन नज़रों से उसे देखने लगी थी। सारा आज से पीछे हुई। कितनी बार कहा है दूर रहकर बात करा करें। नागवारी उसके चेहरे का अहाता कर चुकी थी। और कितनी बार मैंने कहा है कि अब दूरियों की बातें जाने दो, उठो। उसके हाथ से मोबाइल लेकर रखा था। क्या मुसीबत है, ज़िंदगी अजाब हो गई है। वो ज़बरदस्ती उसकी जानिब आकर उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने लगा था जब वो कोफ्त से बोली थी।
ओके, बाकी के कोसने वापस आकर दे लेना। वाहिब ने भी हार न मानी, उसे खड़ा करके ही दम लिया था। जैसे ही उसने स्टिक की तरफ हाथ बढ़ाया था, वाहिब ने स्टिक उसके पहुंच से दूर की थी। जब मैं हूं तो इन खोखले सहारों की क्या ज़रूरत है? उसका दुपट्टा कंधे पर ठीक करते हुए वो जिस तवज्जो से बोला, राधिया को एक बीट मिस हुई थी। मुझे इस सहारे पर एतबार नहीं। राधिया ने निगाहें झुकाकर कांपते लहजे में कहा था। वाहिब के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। वो धीरे से अपना सर उसकी पेशानी के साथ टिकाते हुए गुनगुनाया था। एक आखिरी मौका दे दो, हसरत से दरख्वास्त की थी। अभी मुझे सोचने दें। वाहिब ने शुक्र किया कि उसने ना नहीं की। ओके, सोच लो। पीछे होते हुए एक नज़र उसके सभी चेहरे पर डाली थी, फिर उसे लिए बाहर की जानिब बढ़ गया था। तमाम रास्ते उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर और पर धरे हाथ के नीचे दबाए गाड़ी चलाता रहा था। राधिया ने तमाम रास्ते कोई बात नहीं की थी। वाहिब ने उसे मुखातिब किया, बस दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए। पहली बार उनके दरमियान मौजूद खामोशी बेहद मायने खेज थी। मोहब्बत की वाइब्स एक के दिल से दूसरे के दिल पर असरअंदाज हो रही थीं। जिस वक्त वो मेहंदी लगवाकर बाहर आई, वाहिब ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसका सहारे दिया था, फिर उसी तरह थामे गाड़ी की जानिब लाया था। मेहंदी अभी गीली थी। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत में फंसा दिया है सच्ची। अब जब तक सूखेगी नहीं तब तक बंधन कुछ नहीं कर सकता। गाड़ी में बैठकर उसे दुहाइयाँ शुरू हो चुकी थीं, जिन्हें ज़ेरे लब मुस्कुराकर वाहिब मज़े से सुन रहा था। उसका कैचर बालों में बिल्कुल ढीला हो चुका था। वो बिल्कुल बाजू को ऊपर लेकर कोहनी के बार बार बालों को पीछे करती भन्ना गई थी। क्या हुआ है? वाहिब उसकी ये हरकत देखकर समझने से कासिर था कि वो कोहनी बार बार चेहरे तक क्यों ले रही है। ये जो जुल्फ़ें खुल गई हैं मेरी, कैसे बांधूं? वो रुहासी आवाज़ में बोली थी। वाहिब ने नफ़ी में सर हिलाया था, फिर गाड़ी सड़क के इस किनारे पर रोकी थी। मुड़ो। उसे गाड़ी रोकता देखकर वो और उलझी और एक और हुक्म आ गया था। क्यों? उसने मशकूक नज़रों से उसे देखा था, जो स्टीयरिंग छोड़े पूरे का पूरा उसके जानिब मुड़ा हुआ था। बाल बांधो ना, वाहिब ने वजाहत दी थी। वो सांस भर कर मुड़ी कि इस वक्त वाहिब की मदद लिए बगैर गुजारा नहीं था। वाहिब ने कैचर उतार कर उसके बाल समेट दिए। दिल के हाथों मजबूर होकर चेहरा उसके बालों के पास ले जाते हुए मोहब्बत भरा लम्स उन पर छुआ था। राधिया का लम्स अपने सर पर महसूस करके एकदम कांपी। वाहिब ने जैसे ही कैचर लगाया वो चीखी थी। आह, इतने ज़ोर से नहीं लगाना था, सारे बाल खींच रखे हैं। उसे चिल्लाने पर उसने कैचर उतारा था। यार, अब मुझे क्या पता कैसे लगाते हैं। मेरा ख्याल में रोज़ाना 2 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। कैचर थोड़ा सा ढीला करके लगाते हैं, अब की बार वो शरारती लहजे में बोला था। राधिया ने खामोश नज़रों से घूरा था। आइसक्रीम खाओगी? गाड़ी स्टार्ट करते हुए मज़े से पूछा था। कैसे खाऊंगी, हाथों पर तो ये लगी है। आइसक्रीम के नाम पर दिल ललचाया, मगर हाथों की बेचारगी से देखा था। डोंट वरी, इसका भी हल है। वो उसके मना ना करने पर खुश होता हुआ गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की जानिब बढ़ाते हुए बोला था। पता नहीं क्यों इस लम्हे वाहिब का साथ, उसकी नज़रों की गरमाइश, लहजे की मोहब्बत, सब कुछ अच्छा लग रहा था। क्या दिल ने बंद दरवाजे खोल दिए थे? क्या जख्म सिलना शुरू हो गए थे? उसने गर्दन मोड़कर मर्दाना वजाहत के शाहकार अपने शरीफ सफ़र को देखा था। वाहिब ने एक आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकी थी। वहाँ मौजूद लड़का तेज़ी से गाड़ी रुकते ही देखकर उनकी जानिब आया था। वाहिब ने अपनी जानिब का शीशा नीचे गिराया था। सर, ये लें, आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए इसमें से? वो लड़का अपने प्रोफेशनल अंदाज में वाहिब को एक कार्ड पकड़ाकर मुअद्दिब खड़ा हुआ पूछ रहा था। वाहिब ने उसका कार्ड पर मौजूद दर्ज मुख्तलिफ आइसक्रीम के नामों पर नज़रें दौड़ाई थी। कौन सा लोगी? वाहिब ने एक नज़र राधिया को देखा था। मैं खाऊंगी कैसे? वो अपने ही मसले में उलझी हुई थी। उसने बनाना फिज स्वायरल का ऑर्डर दिया था। ये कौन सी आ गई भाई? कितनी सर? लड़के ने फिर मुअद्दिब होकर पूछा था। 2। राधिया उससे घूरे जा रही थी। जैसे ही लड़का गया, वाहिब ने राधिया की जानिब देखा था तो कहकहा लगाए बगैर नहीं रह सकता। आइसक्रीम खाना अभी मुझे क्यों खाने का इरादा कर रही हो? अपने कहकहे को मुश्किल रोक कर उसे भरपूर नज़रों से देखते हुए बोला था। खाऊंगी कैसे? ये देखें, अभी भी गीली है। उसने हाथ उसके आगे करते हुए नाराज़गी से कहा था। मैं किस लिए हूँ? ओए होए। बस यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो लड़कियों को बड़ा अफेक्ट करती हैं। वाहिब ने गहरी नज़रों से देखते हुए गंभीर लहजे में कहा था। राधिया उसकी नज़रों से नर्वस हुई, चेहरा मोड़कर विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी थी, लेकिन वाहिब की छिटकी बंदी थी।
रादिया उसकी निगाहों की तपिश में को खुद पर बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। ना जाने क्यों मज़ा हतमी लहजा आजकल मान पड़ चुका था। क्या मसला है? आखिर रुख मुड़कर दोबारा उसे घूर कर देखा था। माथे पर बल नुमाया थे। वाहिद की जानलेवा मुस्कुराहट उसके दिल में शोर बरपा गई थी। मोहब्बत से उसके माथे पर मौजूद बालों में शहादत की उंगली फेरी थी। अगर मैं थोड़ी बहुत बातें मान रही हूँ ना, तो फिजूल हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। लड़खड़ाती आवाज़ पर बामुश्किल काबू पाते हुए उसने रोब जमाना चाहा था। इतनी सी हो आप, ये रोब कहाँ से ले आती हो? हाथ पीछे करके उसने सीने पर हाथ बांधे अपनी बोलती आंखों से उसकी नाराज़ आंखों में गाढ़े मज़े से बोला था। इतनी देर में लड़का आइसक्रीम ले आ गया था। वाहिब ने शुक्रिया अदा करके दोनों कोन्स पकड़ लिए थे। चलो लड़की, शुरू हो जाओ। सीधे हाथ वाली आइसक्रीम उसके जानिब बढ़ाते हुए अलर्ट किया था। रादिया ने कुछ झिझक कर आइसक्रीम की पहली बाइट ली थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाती रही। वाहिब भी शरारत से उसे खिलाता रहा और अपनी खाता रहा था। जिस स्पीड से खा रही हो मिसेस, ये पिघल कर मेरे ऊपर गिर जानी है। वाहिब ने उस पर सुस्त रवि पर टोका था। अब आपको आपकी ही तरह इतना बड़ा मुंह नहीं खोल सकती ना। मज़े से उस पर चोट कर गई थी। अच्छा, वैसे बेनियाजी है, मगर नज़रें पूरी तरह रखी हुई हैं मुझ पर। वाहिब ने आंखें सुकेड़ कर कहा था। फिर एकदम आइसक्रीम अपनी वाली के साथ एक्सचेंज कर दी। ये क्या? रादिया इस हरकत पर हैरत से बोली थी। अब आप ये वाली टेस्ट करो, मैं ये टेस्ट करूँगा। आंखों में शरारत वाजा नाच रही थी। दोनों एक ही तो फ्लेवर हैं। उसने फिर कंधे झटकते हुए कहा था। हाँ, मगर इसमें आपका जायका खुल गया है और उसमें मेरा। दोनों बदल कर देखते हैं किसकी ज़्यादा जायकेदार है। राधिया ने तेज नज़र उसके होठों में दबी मुस्कुराहट पर डाली थी। मुझे नहीं खानी। ये एकदम पीछे हटी थी। चुप करके खाओ, नहीं तो मैं ये मुंह पे मल दूंगा। वो भी अपने नाम का एक था। नहीं खानी तो बस नहीं खानी। वो बाजिद हुई थी। आप जानती हो ना, अपनी मनवा कर ही दम लेता हूँ। खाओ, शाबाश। वो आपकी वाली में तो खट्टा मीठा टेस्ट है आपकी तरह। उसकी आइसक्रीम से एक बाइट लेते शरारत से उसे देखते हुए कहा था। उसने भी अब गुस्से में उसकी आइसक्रीम से बाइट ली थी। और ये बिल्कुल ही आपकी तरह कड़वी कसीली है। उसके गुस्से से कहने पर वाहिब इतना कहकर नहीं रोक सका था। वेरी गुड, अच्छा मुशाहिदा है। चलो शाबाश, खाती जाओ और तबसरा करती जाओ। वो उसे पुचकार कर बोला था। वाह, क्या एक और जायका, मीठा और थोड़ा थोड़ा सड़ियल। वाहिब ने एक और बाइट लेते हुए उस पर तबसरा किया था। उसने भी एक और बाइट ली। इंतहाई गंदा जायका है, बेवफा और मतलबी। दोनों बाइट लेते रहे और एक दूसरे पर तबसरे करते रहे थे। जब खा चुके तब वाहिब ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर बड़े ध्यान से उसका मुंह साफ किया। वाह, आज क्या साहिल आइसक्रीम खाई है। सैर हासिल आइसक्रीम खाई है। भरपूर तबसरे के संग वाहिब ने अपना मुंह साफ करके गाड़ी स्टार्ट की थी। लहजे में अब भी शरारत थी। आइंदा कभी ये मासूम मुसीबत नहीं लगवाऊंगी। राधिया ने तीखी नज़रों से ऊपर और अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देखा था। अब तो वक्तन फ़वक्तन ये मुसीबत आपको मोल लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये इन हाथों पर लगी बेहद अच्छी लग रही है। वाहिब ने उसे सरसरी मगर भरपूर नज़रों पर डाली थी। राधिया अब की बार खामोशी रही थी। सुबह जिस लम्हे वो नमाज के लिए उठा, राधिया अभी सो ही रही थी। वाहिब ने मोहब्बत भरा लम्स उसकी पेशानी पे छोड़ा था। फिर अपना मोबाइल पकड़कर कुछ टाइप करके उसे नंबर पर सेंड किया और वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर बाद शावर लेकर सफ़ेद शलवार कुर्ता पहनकर बाहर आया। तब भी राधिया सोई हुई थी। उस पर एक मुस्कुराती निगाह डालकर कमरे से चला गया था। वो गहरी नींद में थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। मुंदी मुंदी आंखें खोली तो ज़ेबा कमरे में आती हुई दिखाई दी थी। ईद मुबारक हो बेटा, तुम्हारे अब्बू और वाहिब नमाज अदा करने गए हैं। तुम अभी इनके आने तक उठकर तैयार हो जाओ। ज़ेबा ने मुस्कुराते चेहरे पर सजाए हुए उसके माथे पर उलझे बाल समेटते हुए कहा था। खैर मुबारक आंटी, बस मैं उठ गई समझे। मोहब्बत से उठकर उनके गले लगते हुए बोली थी, जो बेड पर उसके करीब आकर बैठ चुकी थी। शाबाश मेरा बच्चा, तुम्हारे कपड़े रात को जरीना से कहकर प्रेस करवा दिए थे। उठो, चेंज करो। उठते हुए उसके चेहरे का प्यार से थपथपाते हुए कह रही थी। जी। और सुनो, कमरे से जाते जाते वो मुड़ी थी। जी। उसने इस्तकामिया नज़रों से उन्हें देखा था। जब इस रिश्ते को कबूल कर लो तो हमें भी माँ बाप की हैसियत से कबूल कर लेना। इतनी मोहब्बत से उन्होंने अपनी ख्वाहिश बयान की थी। जी जी। राधिया उनकी बात पर चंद लम्हे के लिए शशद रह गई थी। तो वो जानती थी उसके और वाहिब के दरमियान के ताल्लुकात। हाँ, जाहिर है दोनों ने ही किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं समझी थी, न नफ़रत और बेजारी को।
और ना अब वाहिब ने अपनी मोहब्बत को। वो शफकत से मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। उसने बेड से उठने से पहले मोबाइल खोलकर देखा तो व्हाट्सएप पर वाहिब का मैसेज मौजूद था। फ़ौरन खोलकर पढ़ा, ओपन अप द गेट्स, प्लीज लेट मी इन, एवरीबडी नीड्स सम वे टू स्टार्ट अगेन, आई हैव बीन रूड, नॉट ऑलवेज काइंड, सिंस इट्स बीन अ लॉन्ग हर्ट टू क्लाइंब, सो ले योर हैंड इन माइन, समटाइम वी जस्ट कैरी होप्स टू डाउन, but letting go is hard, I have found. So let me be like the leaves on the trees. They come back in the spring and go to green. So let me be like a stream full of rain. It's come back eventually to the sea. Tell me where we could reach the promised land. There is nothing that we can do to change the past. But baby, now I have found a way back to you. So please find a way back to me. Wow. यार ईद मुबारक और लिख देते। वाहिब के मैसेज में दर्ज अल्फाज रादिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे थे। उसने स्टिक ढूंढी, फिर दिल में ना जाने क्या समाया, उठकर कोशिश की कि अपने सहारे ही चले। हल्की सी लड़खड़ाहट के साथ वो किसी हद तक कामयाब हो गई थी। पहले वॉशरूम गई, मुंह हाथ धोकर बाहर आई। कमरे में बनी कदो आवर अलमारी की जानिब रुख किया था। अलमारी के दोनों पट खोले तो सामने ही सफ़ेद घेरदार फ्रॉक पजामे और चुना हुआ दुपट्टा नज़र आया हुआ, जो उनके वाहिब निहायत मोहब्बत से उसके लिए लेकर आया था। एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की थी। ए अल्लाह, मैं इस वक्त इस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ आगे का कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती जिस मोहब्बत का दावा आज ये शख्स कर रहा है, मेरी मोहब्बत पा लेने के बाद भी ये अपनी बात पर कायम रहेगा या नहीं। अगर इसको छोड़ देती हूँ तो कहीं कुफ्रान नेमत की मर्तकब ना हो जाऊँ। अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मेरे दिल से हर वसवसे, हर शक निकाल दे। तैयार होते वक्त वो मुसलसल अपने रब से मुखातिब थी, क्योंकि दिलों के भेद तो वही जानता है, और अब वाहिब के दिल का भेद इससे बेहतर वो किसको पता होगा। बस उसने आज भी अपना मामला उस रब के सुपुर्द कर दिया था जिसके सुपुर्द ये शादी होने से पहले किया था। वो पलटा था, उसकी मोहब्बत से लबरेज हुआ था तो यकीनन ये अल्लाह का ही हुक्म था। उसे ऐसे ही पलटना था, अपनी गलतियों पर नादम होकर। जिस वो लम्हे लाउंज में दाखिल हुआ, ठिठक कर दरवाजे के करीब ही रुक गया था। उसके लाए हुए सफ़ेद फ्रॉक जिस पर खूबसूरत धागे का काम हुआ था और चूड़ीदार पजामे पर एक कंधे पर चुना हुआ दुपट्टा डाले, कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहने, खूबसूरती से किए गए मेकअप और खुले बालों में वो वाहिब को किसी होर से कम नहीं लगी थी। खुशगवार एहसास लिए वो अंदर बढ़ा जहां वो समी से सर पर प्यार ले रही थी। ईद मुबारक, उसकी शौक का जहां लिए आंखों में बामुश्किल देखते हुए उसने ईद मुबारक कहने पर पहल की थी। वाहिब ने बामुश्किल उसकी परियों से रूप से नजरें हटाई थी। वाहिब माँ की जानिब बढ़ा था। चलो बेटा, गाड़ी की चाबी पकड़ो, चचा की तरफ जाना है। उनका मामूल था कि ईद वाले दिन भाई के घर जाते हैं कि सब मर्द मिलकर माँ बाप की कब्र पर जाते हैं और फिर खाना खाकर बाकी रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं। आप लोग रेडी हैं? वाहिब ने उन दोनों से दरियाफ्त किया जो बैग्स पकड़े तैयार ही खड़ी थीं। समी और ज़ेबा अपनी गाड़ी की जानिब बढ़े थे। जिस लम्हे वो भी उनके पीछे लॉन्च से निकलने लगी थी कि वाहिब ने उसे रास्ता रोका था। रादिया के दिल की धड़कनें बढ़ी थीं। आप कौन हैं मिस? जानबूझकर उसे छेड़ा था। आपके पेरेंट्स की चहीती बहू। वो कहाँ ज़्यादा देर घबराने वाली थी। मज़े से जवाब देती हुई उसके साइड से निकलने लगी थी जब मुड़ते हुए वाहिब ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी बाजू में पर रखा था। रादिया ने नज़र उठाकर मोहब्बत से ये अंदाज़ देखा था। वो वाकई उसका सहारा बन गया था। वो दोनों वाहिब की गाड़ी के जानिब बढ़े थे। अब वो बिठाकर वाहिब अपनी सीट पर आ बैठा था। गाड़ी चलाते तमाम वक्त उसकी पुरशौक नज़रों उसका तवाफ़ करती रही थी। मुझे लगता है अगर मैं लंगड़ी नहीं हुई तो आज आपकी हरकतें मुझे लंगड़ा करके छोड़ेंगी। रादिया की बात पर वो उसकी बात की तह तक को नहीं पहुंचा, मगर कहकर भी नहीं रुक सका था। वो कैसे? जिस हिसाब से आपकी नज़रें सामने के बजाय बाएं जानिब हैं, एक्सीडेंट लाजमी है। वो उसके देखने पर चौट कर गई थी। हाँ, क्या करूं, नज़रों पर किसी का जोर है। मोहब्बत से गुंदा लहजा था, उसने नर्वस कर गया था। मैं अब्बू से कहती हूँ आपका बेटा नीम पागल हो चुका है, मुझे इससे खतरे की बू आ रही है, प्लीज़ मुझे अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर लें। उसके अब्बू कहने पर वो चौंका था। अब्बू? सवालिया नज़रों से उसके जानिब देखा, क्योंकि अपने अब्बू को वो अब्बा कहती थी। मेरे और आपके अब्बू, समी अहमद। वो उसकी हालत से हिस्स उठाते हुए बोली थी। तो क्या? वाहिब को अपनी हैरत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिले थे। नहीं, खैर अब इतनी जल्दी भी मैं मां नहीं बनने वाली हूँ। रात को अपने इजाज़तनामे के बाद कुछ कहूँगी। रादिया की बात पर वो उलझा।
कुछ देर पहले का खुशगवार सा एहसास था वो एक लहत ख़त्म हुआ था, तो क्या वो अब भी दूरियों की बात करेगी? इसके बाद सारा दिन वो उलझा उलझा रहा था और रादिया उसकी हालत पर दिल ही दिल में मुस्कुराती रही थी। घर वापस आते उन्हें रात हो गई थी। ज़ेबा और समी तो सीधा अपने कमरे में ही चले गए थे, जबकि वो वाहिब के साथ किचन में आ गई थी। मुझे चाय पीनी है, उसकी फरमाइश पर वो उसके लिए किचन में आया था। सब चीज़ें उसके पास रखीं ताकि उसे बार बार पकड़ाने के लिए ज़्यादा चलना ना पड़े। रादिया ने पानी उबालते साथ ही सब चीज़ें डाली थीं। वो उसकी एक एक हरकत देख रहा था, होठों पर कफल लगा था। एकदम न जाने क्या हुआ, आगे बढ़कर पीछे से उसके कंधे पर सर रखा। बस कर दो यार, कब तक ये सर्द महरी कायम रखोगी? रादिया उसके अचानक आफताब लिए तैयार नहीं थी। उथल पुथल सांसों को बामुश्किल हमवार किया था। चेहरा मोड़कर उसके घने बालों वाले सर को देखा था। जब तक आप इजाज़तनामे पर साइन नहीं करते, वो सर्द लहजे में बोली थी। वाहिब ने सराहत से सर उठाकर उसके चेहरे को देखा था। सब कुछ मांग लेना मगर जुदाई ना मांगना। उसके लहजे में क्या क्या ना था, खौफ, इल्तिजा, गुजारिश। रादिया खामोश रही। चाय कपों में उंडेल कर ट्रे वापस वाहिब ने थामी, इसीलिए कमरे में आया था। बेड पर बैठकर उसने साइड टेबल के दराज से एक कागज़ निकाला। वाहिब ने बेड पर बैठे कनखियों से उस कागज़ को देखा था जिसकी तह में वो अभी खोल रही थी। ये इजाज़तनामा और शराइतनामा दोनों हैं। मज़े से पेपर्स पकड़े रुख वाहिब की जानिब किए बोली थी। वाहिब सांस रोके उसे सुन रहा था। पहली शर्त, कभी मुझे बड़ी उम्र का ताना नहीं देंगे। सही बात है। उसकी बात सुनते उसने चौंक उसे चेहरे की जानिब देखा था। मतलब वो ज़िंदगी की शुरुआत से पहले ही उससे कुछ मनवाना चाहती थी। आसाब एकदम ढीले हुए थे। डन। चहकती हुई आवाज़ पर राधिया ने कागज़ से नज़रें उठाकर उसे मुतमईन चेहरे की जानिब देखा था। मुझे बुटीक बंद करने का कभी नहीं कहेंगे? डन। उसकी बार वाहिब ने सर को वो उसकी गोद में रखा था। फिजूल में हर वक्त ओवर नहीं होंगे। उसका इशारा उसका सर गोद में रखने की तरफ था। हाफ डन। हाफ डन? उसने सवाली नज़र से उसके चेहरे पर डाली थी। हाँ ना, अब फिजूल हरकतें बीवी के साथ न करूँ तो किसके साथ करूँगा? उसकी बात पर उसने मुंह बनाकर दोबारा कागज़ को पढ़ना शुरू किया था। आखिर और सबसे अहम शर्त, ना किसी लड़की को देखेंगे और ना ही दूसरी शादी की बात करेंगे। डन ही डन मेरी जान। मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर वो सीधा हुआ था। इस कदर मेरा खून खुशक किया है सुबह से, और ईदी भी नहीं मिली। वो मुंह फुलाए हुए शिकायतें खोल चुका था। मेरी ईदी का होश है? वो कब दी मुझे? वो उल्टा उस पर ही चढ़ दौड़ी थी। अभी दूंगा, पहले बताओ, माफ़ कर दिया मुझे? वाहिब ने फिर से तस्दीक चाही थी। उसने इस्बात में सर हिलाया था। वो सब सहना आसान नहीं था, लेकिन मैं ख़ुद को और आपको और इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहती हूँ। आपको यूँ पलट आना यकीनन अल्लाह की रज़ा है और मैं उसकी रज़ा में राज़ी होना चाहती हूँ। बस मुझे कभी भी फिर से यूँ बेऔकात नहीं करना। वो आज से उसे देखती हुई अपना फ़ैसला सुना रही थी। वाहिब ने मोहब्बत से उसे गोद में संभाल लिया था। कभी भी नहीं करूँगा। बहुत दुआएं मांगी हैं आपका दिल मेरी जानिब माइल हो जाने की। एक बार फिर से उनसे तलखियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। असल मोहब्बत तो इस रिश्ते में है, उम्रों के फ़र्क में कहाँ है। वो आंखें मूंदे हुए मोहब्बत को खुद पर निछावर करते देख रही थी, महसूस कर रही थी। ख़त्म शुद्ध। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लगा हो। मुझे तो बहुत बहुत ही मज़ा आया। हाईली रिकमेंडेड नावल है। प्लीज़ 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 सब पढ़ना। ये जो होता है ना कि एज डिफरेंस मोस्टली नॉवेल्स में होता है कि लड़के ही बड़े होते हैं, इतनी इतनी एज होती है। कोई नॉवेल होता है कोई ही बाय चांस कि जिसमें लड़कियां बड़ी होती हैं, और इसमें सही बताया है कि मतलब शादी के नाम पे तो फ़ौरन याद आ जाता है कि 4 शादी कर सकते हैं लड़के। ये नहीं पता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से बड़ी बीवी से शादी की थी, और हज़रत खतीजा में, बीवी खतीजा में और आप में कितना डिफरेंस था। मगर फिर भी इंसान को थोड़ी बहुत सुन्नत फॉलो करनी चाहिए। बार बार बंदा जताया जा रहा है कि आप मुझसे 5 साल बड़ी, आप मुझसे 5 साल बड़ी, भाई तुम्हें सवाब मिलेगा, और ये एक सुन्नत है। मुझे तो मज़ा ही आ गया नावल पढ़ के। अब बहुत रात हो चुकी है, चलिए मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नावल का नेम तो बताना भूल ही गई। नावल का नेम है चांद मेरी दस्तरस में, नावल बाय एना इलियास।